इस जो पूरी एप्लीकेशन है इसकी एक इमेज बना सकें। इमेज बनानी पड़ेगी ना हमें। सो इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस प्रोजेक्ट को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, जहां पर हम अपनी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस और तमाम लेयर्स ऑफ एप्लीकेशन बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है। ऐसे ही है, एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन फाइल होती है, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल की फॉर्म में, पैकेज डॉट जेसन की फॉर्म में, नो मैटर व्हाट, हर तरह की स्पेसिफिकेशन वहाँ पर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट कन्फिग डॉट जेएस हो गई, टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस हो गई, इस टाइप की जितनी भी आपके जो टूल्स होते हैं उनकी कोई ना कोई एक कन्फिग्रेशन फाइल हमारे पास होती है, जिसके अंदर हम सारी की सारी कन्फिग्रेशंस नोट डाउन करके लिखते हैं। ठीक है, और फिर जब वो उसका कंपाइलर होता है, वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो स्पेसिफिकेशन फाइल को पढ़ती है और वही जो काम आपने करवाना होता है वो उस टूल से वो करके दे देती है आपको। इतना समझ में आ गया? तो मतलब अब ये तो समझ में आ गया कि भाई डॉकर की इमेज बनाने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, डॉकर की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन फाइल, और हमारे केस में उस स्पेसिफिकेशन फाइल का नाम है डॉकर फाइल। ठीक है, डॉकर फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जितने भी स्टेप्स हैं, लेयर्स हैं, वो सारी की सारी डिफाइन करेंगे, जिसकी तस्वीर जो सर अमीन ने हमें बनाकर दिखाई थी ना, अगर वो किसी को क्लियर नहीं है तो वो आज क्लियर हो जाएगी कि वो उन्होंने बताया था सबसे नीचे होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर फिर ऊपर की जितनी भी लेयर्स थी वो उन्होंने वहाँ पर बताई थी। अच्छा भाई, डॉकर फाइल बनाते हुए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, दो तरीके होते हैं। डॉकर फाइल की कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती। आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, लिखेंगे जो बेस्ट वो है, वो क्या नाम है, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके अंदर ये होता है डॉकर फाइल का डी जो है आपका कैपिटल हो और डॉकर फाइल। यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन मैंने नहीं लगाई है, .ts और कुछ भी जो लगाते थे ना हम लोग पाइथन की फाइल बनाने के लिए, क्या करते थे .py कर देते थे इसको। सो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगा रहे, डायरेक्टली आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे डॉकर फाइल आपकी बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम जाते हैं थोड़ा सा अपने उसके अंदर किस चीज़ में, डॉकर फाइल के अंदर, कि भाई डॉकर फाइल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं और हम क्या क्या काम इसके अंदर करवा रहे हैं। सबसे टॉप पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम की कमांड है। फ्रॉम की जो कमांड है ये बेसिकली क्या है, फ्रॉम पाइथन 3.11 -slim, ऐसे ही है। इसको सर्च करें, ये क्या लिखा हुआ है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से सर अमीन ने ये खोल के भी दिखाया होगा आप लोगों को। डॉकर हब के ऊपर अगर हम जाते हैं, डॉकर हब पाइथन 3.11 या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे ये स्लिम जो है, ये क्या चीज़ है, वेरिएंट। सब कुछ भूल गए आप लोग, लास्ट क्लास का है। देखिए यहाँ पर देखें क्या है, 3.15 RC-slim, ये जो है पाइथन की इमेजेस हैं, जो कि अब पाइथन जितनी भी मॉडिफाई होती जा रही है ना, तो उसके पास उसकी जो है हमारे पास मल्टीपल टाइप की इमेजेस आती जा रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कटिंग एज इमेज का। जैसे कि हमारे पास क्या चीज़ थी, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई एक मिसाल है, कंटेनर है, अगर कंटेनर के अंदर हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमें वही वाला लिनक्स यूज़ करना है जो कि हम अपने लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं, या कोई डिफरेंट भी हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम वो वाली चीज़ें नहीं रखेंगे। एक मिसाल है, लिनक्स के अंदर जो UI है हमारे पास, जिसको देख के हम यूज़ करते हैं, क्या उसकी नीड है हमें कंटेनर के अंदर? नहीं है। नोट पैड टाइप की जो फाइल्स होती हैं, सारी चीज़ें नहीं होती, तो उसको कहते हैं हम कटिंग एज OS। तो उसी तरीके से पाइथन की भी हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं उस इमेज के अंदर, जो कि उसको चलाने के लिए नीडेड हैं, और अदर फीचर्स जो हैं वो नहीं है। सो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर जो हमने डिफाइन की हुई है, ये एक हमारे पास इमेज है पाइथन की।
जिसके थ्रू हम अपने कंटेनर का आगाज़ कर रहे हैं। और सिंपली अगर आप इसको समझें, जो इसका जो नाम हमें यहाँ पर इसका दिया जाता है उसको कहते हैं बेस इमेज। ये कॉन्सेप्ट्स लिख लें, पढ़ने में आसानी होगी। इसे हम कहते हैं बेस इमेज। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप लोगों को अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वो जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि एक डॉकर की इमेज के अंदर दूसरी डॉकर की इमेज यूज हो रही है, और ये वाली जो इमेज है ये क्या कहलाती है? बेस इमेज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरी जो कमांड है वो क्या लिखी हुई है? वर्क dir/app। वर्क डायरेक्ट। इससे भाई क्या मुराद है, किसी को पता है? वर्क डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? काम और फाइल। आवाज ही नहीं आई, थोड़ा सा जोर से बता दें। यस, बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, मैंने CMD खोला ना, यहाँ पे कहाँ पर खुला है? डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के ऊपर खुला है, जो मेरे यूज़र की डायरेक्टरी है विंडोज़ के अंदर। अगर वो मैक होगा या लिनक्स होगा तो वो इस डायरेक्टरी के ऊपर खुलता है। ये टिल्डा का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला साइन इसके ऊपर खुलता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन करनी है कि भाई जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है वो ये ऐप है, /ऐप। तो जैसे ही आप कंटेनर स्टार्ट करोगे और उसके अंदर जैसे ही इंटरेक्ट करने के लिए जाओगे ना, तो वो डायरेक्टली आपको कहाँ पर लेके जाएगा? आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर खोलेगा उसको, ना कि वो कहीं और खोलेगा उसको, ठीक है। और आपका कोड भी जो सारा का सारा होगा वो /ऐप की जो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी इसके अंदर ही होगा, अदर दैन डेट कहीं पे भी नहीं होगा। वरना जो लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम है वो कंटेनर के अंदर अवेलेबल होता है। WSL आप लोगों ने इंस्टॉल किए गिट बैश के थ्रू, अगर आप जाकर उसके अंदर देखें तो ये पूरा जो इसका फाइल सिस्टम होता है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है, हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी अपनी यहाँ पर डिफाइन कर दी है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक समझ में आ गए? 2 स्टेप समझ में आ गए, ठीक है। तीसरा काम क्या है हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए? हाँ, जैसे हमने बात की थी, हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या, कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करती है? यूवी को यूज़ करती है। तो यूवी को यूज़ करती है तो मुझे यहाँ पर यूवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा कंटेनर के अंदर, ऐसे ही है। तो मैंने यूवी को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और ये हमने कहाँ से इंस्टॉल किया? यहाँ से इंस्टॉल किया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से हमने कहाँ से किया कि भाई यूवी वालों को बोला कि भाई तुम्हारा जो पैकेज मैनेजर है वो बता दो, और हमने उसको उठाकर कहाँ रखा? अपने कंटेनर के अंदर। ये जो हमारा डायरेक्टरी है ना, ये कंटेनर के अंदर की डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब पता है आप लोगों को? फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं समझा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये जो डायरेक्टरी है ये हमारे कहाँ की डायरेक्टरी है? कंटेनर के अंदर की। तो आपका जो यूवी होगा ना वो बिन की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे यूवी रखा हुआ होगा। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, उसके बाद क्या करना है अब हमें? अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, एक कंटेनर की इमेज बनाने के लिए पाइथन इंस्टॉल, और पाइथन के साथ साथ वो लिनक्स को भी इंस्टॉल कर देगा। कंटेनर के अंदर के एनवायरनमेंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है? लिनक्स। अगर हम आसान अल्फाज में बोले ना, लिनक्स हो रहा होता है। तो जैसे ही हम पाइथन की वो स्लिम वाली इमेज करेंगे ना, तो कटिंग एज ओएस को साथ लेके आएगी पाइथन के। ऐसा नहीं है सिर्फ पाइथन ही इंस्टॉल हो रही है, उसके अंदर लिनक्स भी होगा वहाँ पे, हम वो देखेंगे भी। और लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, शायद चलाई थी ना हमने कमांड्स। चले हम लोग करके देख लेंगे। उसके बाद अभी आपका एनवायरनमेंट रेडी हो गया, यहाँ तक ये क्लियर है ना? एनवायरनमेंट रेडी हो गया हमारा। तो ये समझ नहीं आया क्या चीज़? ये यहाँ पे जो आप इंस्टॉल करें डिपेंडेंसी किसी फाइल के अंदर, ये समझ नहीं आया। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ इस फाइल के अंदर जो आप डिपेंडेंसी सेट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आया। इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं
आप लाइन नंबर 6 की बात करो, लाइन नंबर 9 की बात करो? 6 की बात करो, ठीक है। 2 स्टेप तो समझ में आ गए ना आपको, कौन सा? फ्रॉम वाला और वर्क डायरेक्टरी वाला। थर्ड क्या है कि भाई आपके पास जितनी भी आपकी डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसीज को आप लोगों ने लेके आना है, चाहे वो आपकी डेव डिपेंडेंसीज हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज हो। ये सारी चीज़ें यूवी जो है, यूवी हमारी डेव डिपेंडेंसी है, अच्छा बना के दे देता है आपकी सारी रिक्वायरमेंट। काम करते हुए हमें चाहिए ना यूवी। यूवी का जो प्रोजेक्ट है वो हमें काम करते हुए चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू तो हम बिल्ड करेंगे और रन करेंगे प्रोजेक्ट को। क्लियर है? सो इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे फ्रॉम GCHRIO, और ये जो है यहाँ से हमने क्या किया है, यूवी का जो पैकेज है ना उसको इंस्टॉल किया अपने कंटेनर में, डायमंड के अंदर भी यही ठीक है। और कंटेनर के अंदर इंस्टॉल करने में हमने क्या किया कि भाई /UV का फोल्डर बनाना है, और कहाँ पर बनाना है? /user/local/bin/uv। ये जो है ना, ये यूज़र लोकल बिन, ये लिनक्स का फाइल सिस्टम है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा था ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या खुलता है, जैसे ही हम लोग खोलते हैं सी ड्राइव के अंदर user/Lenovo, लेनोवो मेरे लैपटॉप के यूज़र का नाम है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, लेकिन सी और यूज़र जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर फाइल सिस्टम हमारे यहाँ पे लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करके देता है। तो USR/local/bin जो है ये लिनक्स का फाइल सिस्टम है, और उसके अंदर हम सारी चीज़ों को अपनी मैनेज करते हैं उसी फाइल सिस्टम के अंदर। और लिनक्स की भी जो भी टेम्प फाइल्स होती हैं और जितनी भी वो चीज़ें होती हैं, जो भी उसको किसी चीज़ को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी उसको वहीं पे ही उसी के अंदर ही मैनेज करता है। अभी जब हम कंटेनर को इंस्पेक्ट करेंगे तो उसके अंदर वो भी चीज़ देखेंगे, भाई हमारे पास क्या चीज़ कैसे है, हम चलाकर सब कुछ देखेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो है हम इंटरनेट से इंस्टॉल करने की कमांड यहाँ पे डालते हैं, और ये कमांड्स हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी, इसके अंदर हमें मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ेगी। कौन सी? एज अ नॉर्मल डेवलपर, ये जो कमांड्स है हमारे पास, अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यूवी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये जो कमांड है ये इंटरनेट से इंस्टॉलेशन की कमांड है। ये जाएगी हमारे पास रेंडर पे या रेलवे पे, वहाँ पे जाकर ये जब फाइल रन होगी तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होकर इंस्टॉल करेगा इस सब इस तरीके से जी। और ये जो बाकी कॉपी की कमांड है, ये project.com की और इस तरह से, तो ये लोकली वहाँ से इंस्टॉल किया दोबारा से न्यू इंस्टॉलेशन। दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा, लास्ट पार्ट। मैं कह रहा हूँ हमारे पास यहाँ पे लोकल सेटअप कोई हो रहा है, जहाँ से अगर ये हमारे पास रेंडर पे जा रहा है या रेलवे पे जा रहा है, या ये बिल्कुल न्यू फॉर्म पे इंटरनेट सारी चीज़ें फाइनेंस। अच्छा देखें, मैं दोबारा समझाता हूँ। अभी राइट नाउ मैं इमेज को लोकल पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो लोकल पे बिल्ड करते वक्त क्या हो रहा है कि ये जाएगा इंटरनेट के ऊपर, आपकी आसान अल्फाज में अगर हम बात करें। और ये जो एस्ट्रल कौन है जिसने यूवी को बनाया है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है, तो ये उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, नो मैटर व्हाट, कोई भी URL है, ठीक है। और वहाँ से जाके उसे डिपेंडेंसी को उठा के लेके आएगा इंटरनेट से, और यहाँ पर लाकर क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। मेन चीज़ क्या है कि अभी लोकल डेवलपमेंट सेटअप में तो यही चल रहा होगा, जब हम इसको एक क्या नाम है प्रोडक्शन के अंदर लेके जाते हैं ना, वहाँ पर हम CI/CD पाइपलाइंस बनाते हैं। वो क्या करता है, हमारे लैपटॉप के ऊपर जब भी कुछ नहीं हो रहा होता, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने कोड को ऐसे ही यहाँ पर चलाते हुए डॉकर के हिसाब से चलाया सब कुछ किया, बंद कर दिया। इमेज हम पुश नहीं करते यहाँ से, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ कोड पुश करते हैं। और कोड पुश करने के बाद वो CI/CD की पाइपलाइंस क्या करती हैं, उसको वहीं पे क्लाउड के सर्वर्स के अंदर ही बिल्ड करती हैं, सारी की पूरी इमेज को दोबारा बिल्ड करती हैं और उसको अपने पास स्टोर कर लेती हैं। फिर जब भी क्या नाम है उनको कंटेनर रन करना होता है, तो वो क्या करती हैं, उस इमेज के थ्रू कंटेनर को रन कर लेती हैं। ठीक है, सो इमेज हम लोग बिल्ड नहीं करके पुश करेंगे क्लाउड के ऊपर, वो वहीं पे हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो है ये मैनुअली देखो जी ये देखो नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करना समझा नहीं मैं। ये तो नहीं बनाना डॉट टेक्स्ट के मॉडल वगैरह जो आगे भी कर रहे हैं, इमेज भी यही कर रहे हैं। इमेज तो हमें ये डॉकर फाइल बनाकर देनी पड़ेगी। तो दो ये फाइल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डॉकर फाइल के अंदर सिंपल सी 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखी, डॉकर फाइल जनरेट हो जाती है, उसका मसला नहीं होता। और ना ही इसके अंदर कोई एक्सटेंसिव काम नहीं, 3 काम हो रहे हैं। अगर आप देखो ना, बेस इमेज सेट होती है, वर्किंग डायरेक्टरी आपने बना दी, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी,
उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन की चौथा काम क्या कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और उसको की रन की कमांड उसको प्रोवाइड कर देंगे। चलाना है ये सारे सो यहाँ पर हमने क्या किया, यूवी को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लाइन नंबर 9 पे क्या कर रहे हैं सही। और मुझे इस वाले पोर्ट पे एक्सेस करना है। हम, लाइन नंबर 9 पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी pyproject.toml और uv डॉट लिखनी पड़ेगी अपनी लॉग। और कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन डॉकर कंपोज करने जहाँ पर हमारी डॉकर फाइल रखी हुई है ना, वहीं पे ही ये दोनों फाइल रखी हुई है, हमने उसका पाथ बताया है। डॉकर कंपोज हम करते ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसको क्या बताया कि भाई pyproject.toml को उठाओ और uv.log को उठाओ और कहाँ पर से उठाओ, ./ मतलब जिस जगह पे डॉकर फाइल मौजूद है वहीं पे ही ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर, तो वहीं पे ही आपको मिल जाएगी। अगर कहीं और एग्जिस्ट करती होती तो क्या करते, हम उसका पाथ बता देते। ठीक है, सो अब ये दोनों फाइल कॉपी हो गए। यहाँ तक क्या हुआ, कंटेनर के अंदर यूवी भी आ गए। अब कंटेनर के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दो फाइलें और आ गई हैं। इमेज बिल्ड हो, अगर आप इसको सोचें ना दिमाग के अंदर, कंटेनर बन रहा था, कटिंग एज ओएस आ गया, यूवी का पैकेज मैनेजर आ गया। अब क्या हो रहा है, कॉपी की कमांड से हम लोगों ने क्या किया, अब pyproject.toml और uv.log हमने अपने कंटेनर के अंदर मंगा ली, दो चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। इसके ना ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे कटिंग एज ओएस, वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद क्या है डेव डिपेंडेंसीज के बाद एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज। हर जो आपकी जो डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। कटिंग एज ओएस आएगा, फिर उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी बताएंगे, उसके बाद आप डेव डिपेंडेंसीज बताएंगे अगर कोई है, तो उसके बाद क्या बताएंगे आप, आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज। अगर यही प्रोजेक्ट फास्ट एपीआई और ओपनएआई एजेंट एसडीके की जगह अगर नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट होता तो क्या इस पूरे फ्लो के अंदर कोई डिफरेंस आता? ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है नहीं आता। बस इसके अंदर की क्या होता, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कमांड है ना, कॉपी तक तो होगी, आगे की चीज़ हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन, चेंज कर देंगे। ठीक है, सो और वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट.जेएस है तो pyproject.toml की जगह कौन सी आ जाएगी, पैकेज.json आ जाएगी। और यहाँ पे रन करने की कमांड आ जाएगी उसकी, भाई npm start और npm run start जो भी कमांड है। सो हमने यहाँ पर कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद रन की कमांड जो कर रही है uvsync --- frozen ये जो कमांड है ये आपकी pyproject.toml को पढ़ रही है और आपके सारे के सारे जो क्या नाम है डिपेंडेंसीज है ना विद एग्जैक्ट वर्जनिंग, वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्जनिंग के साथ जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर इंस्टॉल कर देगी। अब क्या हुआ, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक वो काम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को अपनी एप्लीकेशन के लिए सेटअप कर लिया। समझ रहे हैं? तो समझ लें कि यूजुअली जो काम ये होता है ना, आप जब अपने लैपटॉप के ऊपर कर रहे होते हैं, आपने पाइथन इंस्टॉल की, आपने यूवी इंस्टॉल किया, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन को यूज़ करते हुए आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो डॉकर को यूज़ करते हुए आपने सिर्फ ये चीज़ें अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो इमेज है उसकी लेयर्स के अंदर डिफाइन करनी है। सो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपनी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमने क्या चीज़ कॉपी की है, main.py कॉपी की है। और कहाँ पर कॉपी की है, हमने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दी। ठीक है, तो कॉपी हमने क्या बताया, main.py। अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं। अभी हमारी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी एप्लीकेशन का कोड कौन सी फाइल में मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन का जो कोड है वो कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है, main.py के अंदर। अगर एक मिसाल है नेक्स्ट.जेएस के केस के अंदर, अगर हम बैठे हुए होते कि हमारी एप्लीकेशन का जो कोड है वो हर, समझ लें कि जो ना आपकी रूट के ऊपर जितने भी फाइल्स हैं आपको सब चाहिए कंटेनर के अंदर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ./ लगा देते हैं, पूरा फोल्डर ही कॉपी करना है। तो ऐसे ही होगा ना, सिंपल सा कॉपी का फीचर है ना। एक मिसाल है, या सारे के सारे कॉपी कर लें। आपने यहाँ पे ./ से क्या बोला, पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लो, जो भी कुछ मौजूद है ना वो कॉपी कर लो। वरना हमने क्या किया यहाँ पे main.py,
यहाँ पर लिख दिया, तो मेरी जो फाइल थी main.py की, उसके अंदर ही मेरा कोड था, उसके अलावा कहीं पे भी कोड नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, main.py को कॉपी कर दिया। अगर मेरा कोड /ऐप की डायरेक्टरी के अंदर होता, यहाँ पे एक मिसाल है, यहाँ पे एक ऐप की डायरेक्टरी बनी हुई होती और उसके अंदर मेरा कोड होता, तो मैं क्या करता, मैं /ऐप बता देता और यहाँ से उठा के कहाँ रख दो, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रख दो। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वर्किंग डायरेक्टरी में भी कोई फोल्डर बना दो जैसे टेस्टिंग का, तो वो क्या करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर उठाकर मेरे कोड को रख देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेकिन हमारा जो कोड है वो main.py के अंदर है और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन की गई। तो अब क्या किया हमने, अपने कोड को वहाँ पर कॉपी किया, उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपोज 8000, मतलब हमने अपने कंटेनर का जो पोर्ट नंबर 8000 है वो एक्सपोज कर दिया और आखिर के अंदर हमने एक कमांड उसको दे दी। ये कमांड जो है ये आप लोगों ने देखी भी होगी पहले, ये कमांड देखी भी है। क्या हमने किया हुआ है, uv run main:ऐप, main.py फाइल का नाम है, ऐप जो है वो अंदर किस चीज़ का नाम है, जो हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, -- होस्ट क्या बता दिया हमने, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या बता दिया 8000, रीलोड का मतलब क्या होगा, जब भी वो जो अपडेट हो ना वो रीलोड होगा। क्या हमें प्रोडक्शन में ये रीलोड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे जान के ही लिखा है --रीलोड। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट के टाइम जब हम इसको डॉकर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो cmd की जो कमांड होती है ये क्या करती है, बेसिकली ये क्या करती है, ये स्टार्टअप कमांड होती है। जब भी कंटेनर स्टार्ट होता है ना, तो हम इसको बताते हैं कंटेनर को कि आपका काम क्या है। जैसे सर अमीन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ना, कंटेनर को अलाइव रहने के लिए कोई ना कोई टास्क रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा या बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो कंटेनर है उसको एक टास्क भी प्रोवाइड करना है, और वो टास्क हम प्रोवाइड करते हैं कैसे, स्टार्टअप कमांड के थ्रू, और वो स्टार्टअप कमांड हमने अपने सर्वर की बता दी। तो इन केस ये जो सर्वर है हमारा जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये चलता रहेगा। सर्वर तो देखा है ना आपने, लिसन करता रहता है हर वक्त, जब तक या तो कोई एरर आके वो सर्वर क्रैश ना हो जाए, या तो कोई और बड़ा कैटास्ट्रोफिक एरर ना आ जाए, कोई फेलियर ना हो जाए वहाँ पर, तो कि सर्वर बंद हो गया और कंटेनर आपका रुक गया। तो ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं आपकी डॉकर फाइल के अंदर, जिसके थ्रू हम अपनी एक इमेज को बनाते हैं। अब इसके कंटेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं डॉकर फाइल के अकॉर्डिंग टू दी टेक्नोलॉजीज, और आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वेदर आप किसी PHP के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, C++ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप Next.js के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, Node.js के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अंदर की जो ये कमांड्स हैं ये चेंज हो सकती हैं, बट जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है, जो कि 4 स्टेप के अंदर हम लोगों ने देखा था, वो चेंज नहीं होगा। आपने यही सारे काम करने हैं हर तरह की इमेज को बिल्ड करने के लिए, और वो आपकी इमेज को बिल्ड करके आपको दे देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, किसी का कोई सवाल? हमें ऐसा केस हमारे पास है कि हम फ्रंट एंड के लिए भी डॉकर की एक फाइल बनाएंगे, दो फोल्डर्स होंगे, बैक एंड फ्रंट एंड, दोनों के लिए सेपरेट होंगे, बैक एंड एंड फ्रंट एंड के लिए। देयर इज एनी केस जो कि एप्लीकेबल है कि फ्रंट एंड के लिए भी हमें एक डॉकर की फाइल चाहिए। ठीक है, अच्छा देखें, अभी इनका सवाल है कि भाई अभी हमारे पास फ्रंट एंड है और बैक एंड है, और इनको फ्रंट एंड भी कंटेनराइज करना है, जो कि ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सो क्या इनको फ्रंट एंड के लिए भी कोई डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी? यस, क्यों? क्योंकि उसका भी कंटेनर अगर चलाना हुआ तो उसके लिए भी कंटेनर के लिए फाइल बनानी होगी, इमेज। देखिए आर्किटेक्चर को समझें, आर्किटेक्चर में इसी का जवाब है। कैसे? हम लोग माइक्रो सर्विसेज की जब बात कर रहे थे, जैसे अभी वो 3 टियर आर्किटेक्चर लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, उसके अंदर क्या था, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस।
सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीन अलग, ये जो सबसे छोटी एप्लीकेशन होती है ना 3 टियर आर्किटेक्चर की, उसके अंदर 3 कंटेनर्स होंगे। मतलब 3 सर्विसेज तो होंगी ही होंगी। अगर किसी ने 3 टियर आर्किटेक्चर के ऊपर अपनी माइक्रो सर्विसेज को डिफाइन किया है तो 3 कंटेनर या 3 सर्विसेज आपकी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन जो है एक पूरा जो है एक मैं वो कंसोर्शियम बना रहा हूँ, उसके अंदर 3 सर्विसेज लाजमी मौजूद होंगी। फ्रंट एंड का कंटेनर होगा, बैक एंड का कंटेनर होगा और डेटाबेस का भी कंटेनर आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे कि हम किसी के क्लाउड के ऊपर जाएंगे। जैसे भाई सुपरबेस है, सुपरबेस भी अगर आप जाके डॉकर पे सर्च करें सुपरबेस की भी इमेज आती है, आप लोकल में चला लो, आपको सुपरबेस के क्लाउड की नीड नहीं है। ठीक है, तो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी सर्विसेज मिनिमम टू मिनिमम होंगी? 3, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। सो अब एक मिसाल है कि मेरी एप्लीकेशन मैंने जब बनाई थी तो उसके अंदर 3 सर्विसेज थी। अब क्या हुआ, एक एडमिन डैशबोर्ड भी मैंने बना दिया। अब कितनी सर्विसेज हो जाएंगी? मिनिमम टू मिनिमम 4। बट हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को किसी भी पुराने जो हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं उनके डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। तो जब वो आर्किटेक्चर बना रहे होंगे तो हम देखेंगे कि भाई 4 होंगी या 6 होंगी, लेकिन मिनिमम 4 होंगी। सो जो दूसरा फ्रंट एंड आएगा वो अलग कंटेनर में होगा या पुराने वाले में ही होगा? पुराने में होगा। क्यों अलग क्यों होगा? क्योंकि वो एक सेपरेट सर्विस है। ठीक है, सेपरेट सर्विस है। वो कैसे है कि आपका जो GIIC का पोर्टल है, अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें, आप लोगों का एक स्टूडेंट पोर्टल भी है ना, खोलते हो तो अगर आप लोग खोलते होंगे क्वार्टर एंड पे, बंद हो गया, एक्सपायर हो गया। अच्छा चुप हो जाओ। ठीक है, समझ लेंगे है। सो आपका जो GIIC का पोर्टल है और एक हमारे पास एप्लीकेशन है governancein.com की, जिसके ऊपर जाकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ठीक है, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये दोनों एप्लीकेशंस अलग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। दोनों का जो एक समझ लें कि एक जो मकसद है वो अलग है। सो ये दोनों एक सेपरेट एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। ऐसे ही ये अलग अलग कंटेनर्स के अंदर डिप्लॉय भी हुई होंगे। सो हमारे पास जब हमें कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन को बनाते हुए हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि क्या ये जो मैं एक सर्विस बनाने वाला हूँ, क्या ये मेरी दूसरी सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। जैसे फ्रंट एंड की मैंने एडमिन डैशबोर्ड की बात की, जो मेरी नॉर्मल एप्लीकेशन है और उसका जो एडमिन डैशबोर्ड है, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है ना। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकती है ना, उसके अंदर होना तो लाजमी नहीं है ना उसका। सो हम एक अलग सर्विस बनाएंगे और उसका अलग कंटेनर बनाएंगे। क्लियर है? सो अब हमारे पास कितने कंटेनर हो गए मिनिमम टू मिनिमम? 4 कंटेनर हो गए। अब एक मिसाल है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो एडमिन डैशबोर्ड है ना, इसकी बैकएंड की सर्विस भी मैं अलग बनाऊँ। तो कितने कंटेनर हो गए? 5 कंटेनर हो गए। कैसे, कौन कौन से 5 कंटेनर है मेरे पास? एक डेटाबेस का हो गया, 2 बैकएंड, 2 फ्रंट एंड। क्योंकि मैंने लास्ट में बोला ना, मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड का बैकएंड जो हो वो भी अलग हो। अब मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि भाई इसका डेटाबेस भी अलग रखो। चैटबॉट डाल दो। ये होते कंटेनर्स, मतलब ये है कि आप क्या करते हैं? चैटबॉट का, हाँ कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरा एडमिन डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर कोई चैटबॉट मैंने बनाया है तो इसकी एक बैकएंड की सर्विस और बना दी। तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई, क्योंकि वो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर पहले से ही है। तो लेकिन चैटबॉट का बैकएंड का DB अलग हो सकता है। तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई ना, 6 के बाद 7। तो ये इस तरीके से टोटली आपका जो आर्किटेक्चर है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई आपकी सर्विसेज कितनी होंगी। बट जब आप डॉकर की इमेजेस बना रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ को क्या नाम है सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर वो स्टैंड अलोन एक अलग एप्लीकेशन है तो उसकी डॉकर की फाइल बनाकर आप उसकी इमेज बिल्ड करोगे, उसको कंटेनराइज करना आपको लाजमी है। क्लियर है? अब वो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, DB वाले के ऊपर जब हम आएंगे तो वो देखेंगे आज की क्लास के अंदर हम कि भाई DB को कैसे हम कंटेनराइज करते हैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस डॉकर फाइल से अपनी डॉकर की जो इमेज है वो जनरेट करें।
तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर बिल्ड, मतलब डॉकर का तो आएगा क्योंकि डॉकर का टूल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बिल्ड की कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्ड की कमांड में -T से क्या होता है, -T से हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इमेज है उसका नाम बता रहे हैं और उसके साथ उसका क्या बता रहे हैं, उसके बाद उस कॉलन के बाद क्या हम चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, हम टैग डिफाइन कर रहे हैं उसका। एट द कॉलन लेटेस्ट क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन की इमेज है उसका टैग होता है। जैसे हमारे पास स्लिम 3.12 आ रहा था ना वहाँ पे पाइथन के अंदर, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, नजर नहीं आ रही है। थोड़ा जूम कर दे सर। WSL इंस्टॉल करो, Ubuntu पीछे पीछे यार बोल गया। हाँ आप नजर आ रहे हैं। लग सकते हैं। आप पता क्या करेंगे, तो क्या कमांड है हमारे पास, डॉकर बिल्ड -T से हमने क्या किया, या तो ये कर लें जो वो अपनी एप्लीकेशन का टैग बता दिया और आपकी एप्लीकेशन की इमेज का टैग और नेम हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्पेस डॉट से हमने क्या किया, करंट डायरेक्टरी किया। यानी कि अभी लेटेस्ट वाला बन गया। ये जो हमने स्पेस डॉट किया है, ये हमने इस कमांड को बताया कि भाई हमारी डॉकर फाइल कहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये स्पेस आगे जो हमने डॉट बताया ना, तो अभी हमारी जो वो है, एक मिसाल है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर dir करता हूँ तो मेरी डॉकर फाइल यहीं भी मौजूद है, इसी डायरेक्टरी में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड -T फास्ट API -agents कॉलन लेटेस्ट स्पेस डॉट से क्या किया, मैंने बताया डॉकर को कि जो ये कमांड आप रन करने जा रहे हो उसके लिए आपको एक डॉकर फाइल चाहिए, और वो फाइल कहाँ पे रखी हुई है, करंट डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अगर वो किसी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर होगी तो वहाँ तो हमें यहाँ पर वो डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ेगी। अदर देन डैट आप डॉट करें तो वो हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये इमेज बिल्ड करने लग जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, हमारे लिए एक इमेज बिल्ड करके रख दी। इमेज बिल्ड करते हुए आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि भाई इसने क्या किया, सबसे पहले डॉकर बिल्ड डेस्टिनेशन और ये सारी चीज़ें करता हुआ इसने यहाँ पर आया, स्टेप्स जो हमने स्टेजेस बताए थे ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्या सबसे पहले उसने क्या किया, अपना कटिंग एज OS उठा के लेके आया, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 पे क्या था, स्टेज 2 के अंदर हमने क्या बताया था, वर्किंग डायरेक्टरी /ऐप जो हमने डिफाइन की थी, इसने उसको रन कर दिया। स्टेज 3 के ऊपर क्या था हमारे पास, UV। स्टेज 4 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, PyProject.toml। उसके बाद स्टेज 5 पे क्या हुआ, डेप डिपेंडेंसीज की इंस्टॉलेशन हुई। स्टेज 6 पे क्या हुआ, हमारी जो main.py थी उसने कॉपी कर लिया अपने पास। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या है, एक्सपोर्टिंग के स्टेप्स। जैसे हमने एक कंटेनर एक्सपोज किया था, वो यहाँ पर एज ए स्टेज शो नहीं करा रहा, ठीक है। हमने एक स्टार्टिंग कमांड बताई थी CMD की कमांड के थ्रू, क्या था वो, UV कॉर्ड वाली जो कमांड थी जो सर्वर को स्टार्ट करेगी कंटेनर के अंदर, वो भी हमारी पार्ट ऑफ इमेज नहीं है, इमेज के अंदर होगी। जैसे उससे हम कंटेनर बनाएंगे तो वो कंटेनर को ये बताएगी कि भाई आपका जैसे ही कंटेनर बन जाए तो आपने इस कमांड को रन करना है अपनी उसको स्टार्ट करने के लिए कंटेनर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ गई। अच्छा, साथ में ना एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी इसके अंदर, क्या यहाँ पर ना ये कैश्ड करके ना कुछ दिखा रहे हैं मुझे, क्या कर रहे हैं ये, मतलब कैसे, ये जवाब नहीं है। डॉकर के अंदर आप अभी देखें, मैं जब घर पे था ना तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी डॉकर की मैंने एक इमेज बनाई थी,
ठीक है। अब जब मैंने डॉकर की इमेज बनाई ना, तो वो डॉकर की इमेज की जो लेयर्स वाली हम बात कर रहे थे ना, कि जो लेयर चेंज नहीं हुई, अफेक्ट नहीं हुई, उसने क्या किया, पुरानी वाली कैश लेयर उठा ली। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा जब इमेज बनाई थी, तो जब उसने सारी की सारी लेयर्स को खुद से बनाया था, ठीक है, और बनाकर अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो हमारे पास, जब हमने दोबारा बनाई तो उसने लेयर्स कंपेयर की, जो भी अनचेंज लेयर थी ना, वो सारी कैश उठा के ले आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके अपनी इमेज को, सारी इमेजेस अगर पोस्टग्रेस छोड़ के, पोस्टग्रेस हमें रखना पड़ेगा, वरना जो है ना हमारे पास डाउनलोड करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, तो वो जो हम कमांड रन कर रहे थे ना, डॉकर PS, डॉकर इमेज LS, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। वैसे हम लोग यहाँ पे डॉकर हब में आकर भी अपना काम कर सकते हैं, बट जब आप सर्वर पे होंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास ये डॉकर डेस्कटॉप जैसा टूल नहीं होगा, तो कमांड्स भी आनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप इमेज बिल्ड करके देखें। अभी ये आप लोगों ने देख ली, ये कैश वगैरह जो लिखा हुआ आ रहा था, और इमेज भी हमारी बहुत क्विकली बन गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, सेम कमांड रन कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। एक सेकंड, कैश को ना यूज करने के लिए माइनस नो कैश की, माइनस नो कैश का हमने यहाँ पे फ्लैग यूज किया। आप करके देखते हैं भैया क्या होता है। पहले हम इमेज डिलीट करते हैं, दोबारा डिलीटेड है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेज 5 के ऊपर ये आया है, इसने क्या किया, दोबारा से इंस्टॉलेशन ये कर रहा है, ठीक है। और जब इसे फाइल भी कॉपी करना शुरू की थी, तो वो फाइल भी वहाँ से कैश से नहीं उठाई और यहाँ से उठाई। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई इमेज बिल्ड कर रहे होते हो, तो इसके अंदर आपके ऊपर है ये वाली डिपेंडेंसीज, आपकी जो कैश है वो कैश उठानी है, या कैश जो नहीं है वो उठानी है। बट स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को देखना नहीं है। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब आप डॉकर के अंदर किसी एरर के अंदर फंसेंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली जो डॉकर के अंदर लोग स्टक होते हैं, वो इसी वजह से होता है कि वो कोई कैश लेयर यूज़ हो रही होती है, और लेटेस्ट जो कोड होता है आपका वो यूज़ नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपके पास ये वाले इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब ये बिल्ड कर रहा है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बिल्ड करते वक्त। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको बिल्ड होने दें या रोक दें? बिल्ड होने दें सर। कमांड दिखा देते हैं। कमांड क्या थी, डॉकर, उसके बाद
आगे टी सिर्फ टी, माइनस टी आगे फास्ट एपीआई डैश एजेंट्स कॉलन लेटेस्ट क्या है, टैग है। लेटेस्ट जो है एक टैग है जो कि जब भी कोई भी इमेज बनाता है तो उसको यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद डॉट के थ्रू हमने बता दिया हमारी डॉकर फाइल जो है उसकी हमारे पास हो गया यहाँ पे रखी हुई है करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो हमने जो मेरे पास कैश लेयर्स थी उसके थ्रू करके मैंने एक इमेज यहाँ पर बना ली है। अभी उस वाले प्रोसेस में जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाला काम पहले से करके आया था। तो मैंने आप लोगों को लेकिन डिफरेंस दिखा दिया है कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा, बार बार उसको बिल्ड करेगा। जब आप -2 कैश का फ्लैग यूज़ करेंगे तो वो कैश को यूज़ नहीं करेगा, वो फिर डायरेक्टली दोबारा से नए सिरे से बिल्ड करेगा। ठीक है जी। -T स्टैंड्स फॉर टैग, TAG टैग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सही है। आप क्या कर रहे हैं? सही, डॉकर फाइल जो है ये हमारा AI एफिशिएंटली बना लेगा एज इट इज, बना लेगा। इसके लिए इजीली बना लेगा। आपने उसको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना है और वो सारी आपकी डॉकर की स्किल आपने बनाई हुई होगी। ठीक है, डॉकर की जब आप स्किल बना लोगे तो डॉकर की स्किल को यूज़ करते हुए वो फाइल जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंटेनर को रन कर। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर लिया। कंटेनराइज करने के बाद क्या करना है, कंटेनर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हो गया, मैंने कहा भाई यही ठीक है, ये सही कह रहे हैं। कंटेनर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताएं, क्या कमांड होगी हमारे पास? उससे पहले एक चीज़ हमारे पास हमारे कोड में है जिसके ऊपर आपको एक सवाल पूछना चाहिए था कि भाई जैसे हमारे पास गेट इग्नोर की एक फाइल है, वैसे ही हमारे पास एक और फाइल भी है इस प्रोजेक्ट में, डॉकर इग्नोर। ये क्या करती है? तो खोल के देखें। इसको खोल के देख लिया भाई हमने, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? .git का फोल्डर, जो यूजुअली अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और फास्ट एपीआई ओपन एजेंट्स के लिए यहाँ पे .git का फोल्डर है जो कि हिडन फोल्डर है। उसके अंदर क्या कंटेनर के अंदर इसकी नीड है? ज़रूरत नहीं है। क्या ये माईपाई कैश की जो ये फोल्डर बनी हुई है जिसके अंदर ये माईपाई का कैश जनरेट होता है, क्या इस चीज़ की नीड है? नीड है? नहीं है। अच्छा भाई, हमारी जो इमेज होती है ये कहीं पे लीक भी हो सकती है, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम नहीं डालते। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम कब डालेंगे, किस लेवल के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे? अपने कंटेनर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि यूजुअली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहाँ पर होते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, ना कि आपके कोड बेस के अंदर। तो इसलिए हम .env को भी क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं डॉकर इग्नोर के अंदर। और .git इग्नोर की जो फाइल हमारे पास है, क्या इसकी ज़रूरत हमें है? क्या इसकी ज़रूरत हमें है .git इग्नोर की अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए? नहीं है, वो तो सिर्फ गिट के लिए थी, डॉकर के लिए थोड़ी है। उसके बाद हमारे पास ये पाइथन वर्जन का जो ये लिखा हुआ आ रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है? एप्लीकेशन चलाने में इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रीडमी फाइल, अच्छा सॉरी, जो हमने बात की थी कि भाई हमने .env और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं हमने उसको प्रोवाइड भी नहीं किए कंटेनर को। ठीक है, तो अगर हमारे एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की नीड है तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, अगर नीड नहीं है तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो हमारे पास उसके लिए कमांड है कि भाई ये यहाँ पर जो, अच्छा इस रेपोजिटरी मैंने एक सेट कर ली है इसके अंदर, और आज की क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने इसके अंदर सारी अवेलेबल कर दी। प्लस क्या किया है कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ा रहे लेकिन मस्ट हैव हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर सारी लिस्टेड डाउन है। ठीक है, अगर किसी को अभी यहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल नहीं था
और कोई चीज़ मिस भी हो गई है, कमांड्स मिस हो गई है, तो वो सारी ये आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर मिस टाइमिना आपको प्रोवाइड कर देंगी इसका लिंक। आप वहाँ से जाके ये रीडमी फाइल को भी अगर कॉपी कर लेंगे ना और इस रिपोजिटरी को क्लोन करके भी चला कर देख लेंगे, तो सारे जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक किए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास दो तरीके होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने के लिए। पहला क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को किस तरीके से पास देते हैं, यहाँ पर -e का एक कमांड होता है, वो एक समझ लें एक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम क्या करें और सारे यहाँ पर जो है जेमिनी API की फिर स्पेस दे के हम क्या कर सकते हैं, ओपन एक मिसाल है हमारे पास आ गया, सर्वर URL या कोई और जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल हैं, बस ये इस -e का टैग लगाएं और यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल ही प्रोवाइड कर दें। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, -env फाइल और स्पेस दे के .env। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ना हम स्पेस दे दें या इक्वल्स टू लगा दें, दोनों की बात सेम ही होती है। अगर हम स्पेस दें या इक्वल्स टू लगाएं, कुछ भी उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास हमने क्या कमांड क्या रन करनी है, हमें डॉकर रन, पहले इमेज बिल्ड करते हुए हमने क्या कमांड रन की थी, डॉकर बिल्ड। लेकिन अब हम बिल्ड नहीं कर रहे, अब हम कंटेनर को रन कर रहे हैं। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, डॉकर रन -p, उसके बाद 8000 लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है, पोर्ट मैपिंग है। इसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 8000 कौन सा है, ये यूज़र का लोकल होस्ट का हुआ, ये यहाँ पर दो पोर्ट्स डिफाइंड है। अगर आपको याद हो तो हमने डॉकर फाइल के अंदर भी एक पोर्ट डिफाइन किया था, और दूसरा हमारी जो फास्ट API की एप्लीकेशन है ना, वो भी किसी ना किसी पोर्ट पे चल रही होगी। याद है जब हम लोग अपने लोकल सिस्टम के ऊपर फास्ट API की एप्लीकेशन चलाते हैं, किसी ना किसी पोर्ट पे चलती है, जैसे नेक्स्ट 3000 पे चलती है ना फास्ट API, एक मिसाल है ये 8000 पे चल रही होगी। तो कंटेनर में से हमने वही जो पोर्ट है वो एक्सपोज की हुई है, कौन सी, 8000। अब हमें ये पोर्ट की मैपिंग करनी है, हमने एक बता दिया, एक जो है हमारा सिस्टम का पोर्ट है, दूसरा कौन सा है, कंटेनर का पोर्ट है। इन दोनों को मैप कर दिया है कि भाई जब हम यहाँ से कोई रिक्वेस्ट इस पोर्ट पे भेजेंगे ना, जैसे मेरे जो लैपटॉप का पोर्ट 8000 है, जब मैं उसको कोई भी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो वहाँ से उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, डॉकर कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल दे दिया, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल दे दी। उसके बाद अपनी इमेज बता दी हमने कि भाई कौन सी इमेज को यूज़ करते हुए आपने कंटेनर को बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, मेरे पास कोई कंटेनर तो नहीं रन हो रहा, कोई भी कंटेनर मेरे पास रन नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला नहीं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर आप इनलाइन दे रहे होते हैं तो आप -e का टैग यूज़ करते हैं। अगर आपको फाइल के थ्रू देना है तो आप -env फाइल का टैग यूज़ करते हैं। दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक फ़ाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो हम यूजुअली उसी को प्रेफर करते हैं कि हमें बार बार कुछ टाइप नहीं करना पड़े, क्योंकि गलती हो सकती है। आपके पास एक फ़ाइल पहले से ही मौजूद है, आपने वो फाइल प्रोवाइड कर दी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनलाइन है सारे के सारे, जो है ना आप स्पेस देके, जैसे जेमिनी API की है, आपने इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दे दी। अब आपको दूसरा भी कोई प्रोवाइड करना है तो आप स्पेस दें और ऐसी की वैल्यू पेयर के अंदर प्रोवाइड करते जाएं, वो कोई मसला नहीं है। क्लियर है ये वाला? ठीक है, सो अब हमें क्या करना पड़ा है, क्या करना है, अपनी कंटेनर को रन करना है। तो हमने उसके लिए कमांड यहाँ पर लिख ली। अब इसको हम चलाते हैं कि भाई देखते हैं क्या होगा। क्या हुआ, हमारा कंटेनर चल गया और हमारे सर्वर के लॉग्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कौन से पोर्ट पे चला, 8000 पे। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई चल भी रहा है कि नहीं। हम लोग जब वो चेक कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी, हमारी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्स का राउट होगा, फास्ट API है ना, आ गया।
मतलब मेरा कंटेनर सक्सेसफुली चल गया है और उसके अंदर जो भी राउट्स थे वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल करके दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई हेल्थ का राउट भी था, मैंने बनाया था, तो ये क्या कर रहा है, मुझे बता रहा है भाई स्टेटस क्या है, ओके और मॉडल का नाम बता दिया मैंने। ऐसी एक जो है एक की वैल्यू पेयर इसके अंदर से डिक्शनरी रिटर्न करवा दी थी कि हमें एक राउट को बनाते हुए यहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ना एक इशू हो गया है, यहाँ पे इशू ये हो गया है कि ये तो इंटरेक्टिव मोड में खुल गया। क्या है मतलब, अब ये सर्वर अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ तो क्या हुआ, बंद हो गया। भाई को मैं कहता हूँ कि यार देखें यहाँ पे अब क्या हुआ, मतलब ये भी खाली है, ये भी खाली, तो बता ये भाई यहाँ के बैठ ये तो लग रहा है कंटेनर मेरा स्टॉप हो गया। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, मैं क्या इतने मल्टीपल कंटेनर्स बनाऊंगा कि जितनी एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं और जितने कंटेनर रन कर रहे हैं तो उतने टर्मिनल हो मेरे पास। अच्छा नहीं मैं बैकग्राउंड में इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग -d का एक बैच आता है, वो हमारे पास फ्लैग आता है, हम वो यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या बताते हैं भाई, डॉकर रन सबसे पहले -d बता दिया हमने। -d से क्या होता है, डिटैच मोड ऑन हो जाता है और डिटैच मोड के अंदर क्या होगा हमारे पास, वो बैकग्राउंड के ऊपर रन होता रहेगा जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि आप स्टॉप हो जाओ, वो स्टॉप नहीं होगा। क्लियर है? अब चलाकर देखें। अब उसने क्या किया, मुझे कंटेनर की आईडी रिटर्न करके और मेरे टर्मिनल को फ्री कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कमांड थी हमारी, डॉकर ps, तो डॉकर ps के अंदर मेरे पास 2 कंटेनर रनिंग आ रहे हैं, एक 12 सेकंड पहले आ रहा है, कौन सा, फास्ट API एजेंट्स। तो ये कंटेनर तो हमारे पास बन गया और यहाँ पे हमारे पास चल भी गया। अगर हम इसको यहाँ पर आगे वेरीफाई करें तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि मैं तो डेवलपमेंट कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, मैं डॉकर को यूज़ करते हुए भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा कंटेनर चल भी रहा है और समझ लें मैं अपनी जो मेरी .main.py की फाइल है जो यहाँ पर थी जिसके अंदर मेरा कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं कंसिस्टेंटली चेंज कर रहा हूँ। क्या मतलब कि एक मिसाल है, मैं यहाँ पे आया, मैं तो कोडिंग कर रहा हूँ ना बैठा हुआ अभी, तो मैं तो इसको बार बार चेंज करूँगा, इस फाइल के कोड को चेंज करूँगा, इस प्रोजेक्ट के कोड को चेंज करूँगा। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पर और हमारे पास वो था ना हेल्थ का राउट, हमने यहाँ पे लिख दिया ओके की जगह, मैंने ना इसका स्टेटस चेंज करना है, एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रनिंग। ठीक है, मैंने ये चेंज कर दिया, समझ लेंगे हमने कोई फंक्शनलिटी चेंज की, ये यहाँ पे और ये भी कर दिया, पोर्ट 8000 के ऊपर चल रही है। अब मैंने ये चेंज कर दिया। अब अगर मैं जाकर यहाँ पर ब्राउज़र पे जाता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट नज़र आना चाहिए, अब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमने इमेज बनाई थी तो हमने जो उसको कोड प्रोवाइड किया था उसने उसी कोड, उस कोड के ना क्या लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है। तो अब हम कुछ भी कर लें हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा हमें इमेज बनानी पड़ेगी। सर अभी आप CI/CD पाइपलाइन बोल रहे थे, उसमें इतनी बनानी पड़ेगी। हाँ उसमें वो है ना ट्रिगर हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि अभी डेव मोड के अंदर वो तो तरीका, डॉकर गलत नहीं है, डॉकर बिल्कुल सही कर रहा है। क्या चीज़ करके कि भाई आप जब भी कोई भी चेंज कर रहे हो आप इमेज बिल्ड करो, तो प्रोडक्शन में जब भी आप कोई भी चीज़ को डिप्लॉय करोगे तो इमेज को एक ही दफ़ा बिल्ड करोगे, उसके बाद कोई कोड थोड़ी करते हो आप, या कोड करते भी हो तो कोई नया फीचर लेके आओगे ना, पूरा का पूरा फीचर बिल्ड हो डेवलप होने के बाद। सो आपके पास क्या होता है कि वो बार बार आपको बिल्ड नहीं करनी होती। बट अब तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करते हुए हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए
तो जो इसके अंदर हम डेवलपमेंट करते हुए डॉकर भी यूज़ करें और बार बार इमेज भी बिल्ड ना करें। सो वो कैसे कर सकते हैं, किसी को पता है? आप कह रही हैं कि कंटेनर के अंदर जाऊँ, ऐप डायरेक्टरी स्लैश ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ और वहाँ पर जाकर कोडिंग करूँ। किसको? कंटेनर में कैसे अपडेट करेंगे, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर इसको आता है डॉकर कंपोज नहीं है, वो तो बात की कहानी है ना। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है किस नाम से? हमारे पास जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बाइंड माउंट का। बाइंड माउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी एक चीज़ होती है। आपने एक डॉकर की एक पूरी की पूरी इमेज देखी है अभी, मैं आपको दोबारा से इसकी फाइल दिखाता हूँ। एक कंटेनर मेरा बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसकी एप्लीकेशन के अंदर कोड में कोई चेंज करता हूँ तो मेरी क्या चीज़ चेंज होगी इस पूरे सिनेरियो के अंदर? पाइथन 3.11 स्लिम ये चेंज होगा, बेस इमेज चेंज नहीं होगी। उसके अलावा वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने की ज़रूरत है, यूवी की इंस्टॉलेशन अफेक्ट होगी, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी इफेक्ट होंगी, उसके बाद आपकी ये जो डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन है ये इफेक्ट नहीं हो रही, उसके बाद main.py ये इफेक्ट हो रहा है, ये कोड इफेक्ट हो रहा है, कोड एक्सपोजिशन ये कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है, ये आपकी स्टार्टअप कमांड इफेक्ट हो रही है। तो डॉकर क्या कहता है? डॉकर कहता है कि भाई मैं आपको एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कर देता हूँ, आप ना अपनी आपका जो एक लोकल सिस्टम है ना उसकी मुझे एक चीज़ बता दो जहाँ से मैं ये इस चीज़ को देखता रहूँगा कि अगर वहाँ पर कोई भी चेंज है ना तो मैं जाकर अपडेट कर दूँगा कंटेनर के अंदर। तो आपको बार बार इमेज बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो आपका कंटेनर चल रहा है ना वो कंटेनर में जो वो सारे चेंजेस होंगे आपकी इमेज के अंदर वो सारे के सारे चेंजेस नहीं होंगे। कंटेनर के अंदर चलते हुए वो आपको दिखा देगा कि भाई ये आपकी जो एप्लीकेशन है डॉकर के कंटेनर के अंदर मैंने चला दी, आपने जो भी चेंजेस किए ना वो डॉकर के कंटेनर के अंदर मौजूद है। क्लियर है? बट क्या चीज़ है कि आपकी इमेज के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इमेज के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज नहीं जनरेट कर लेंगे हम। लेकिन हमने स्टार्ट किससे किया था, एक इमेज से, और हमें जो चाहिए था कि हमने एक जो चेंज बता दिया उसको कि भाई मैं जो चेंज करूँगा ना वो इस चीज़ के अंदर चेंज कर देना, बस आप ये छोटा सा काम कर दो, बाकी सारी लेयर्स मेरी सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि आपकी जो डॉकर की इमेज है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ अफेक्ट हो रही है आपके कोड के अंदर चेंजिंग करने से। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि रियल टाइम अपडेट्स उसके अंदर पहुँचा दूँ कंटेनर के अंदर, तो क्या ये सही है? मेरा काम चल जाएगा डॉकर के थ्रू, या मुझे डॉकर को हटा के लोकल सेटअप करना पड़ेगा सारा? उसके लिए इमेज बिल्ड करेंगे हम जो कि कंटेनर के फिर उसके लिए एक और आसान तरीके कंटेनर के अंदर आप जाएं और इंस्टॉल कर दें, और क्योंकि वो आपके कोड के अंदर होगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट थॉरो प्रोसेस होता है ना कि आप चेंजेस कर रहे हो, डिपेंडेंसीज नहीं है, बाइंड माउंट कर लो, और अगर कोई डिपेंडेंसी है तो आप इमेज को दोबारा बिल्ड कर लो, वो तो ऐसे बिल्ड हो जाती है, ठीक है, डिपेंडेंसी अगर कोई आ गई है तो। अब हम देखते हैं कि भाई ये बाइंड माउंट वाली जो चीज़ है ये हम कैसे कर सकते हैं। भाई कमांड अगर हम देखें, कमांड के अंदर क्या चेंज आ रहा है? कमांड नज़र आ रही है सबको? भाई बाइंड माउंट करने के लिए हमारे पास क्या चेंज आ रहा है? कर तो दिया, बस चाहिए। हमने क्या किया भाई, डॉकर रन कंटेनर रन करने के लिए बेसिक कमांड -d से क्या हुआ, डिटैच मोड
ऑन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पोर्ट फॉरवर्डिंग -p करके पोर्ट बता दिए कि भाई कौन से पोर्ट को किसके साथ मैप करना है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल भी दे दी। उसके बाद नेम दिया कंटेनर कंटेनर को नेम दे दिया। अगर कंटेनर को मैं नेम देता हूँ तो क्या होगा, वो उस नेम से कंटेनर बनाएगा, और कंटेनर को नेम नहीं दूंगा तो क्या करेगा, वो रैंडम कोई भी कर लेगा ना। रैंडम नेम जनरेट कर। अब हम देखते हैं क्या ये, अच्छा ये चीज़ पता लगी। अब हम देखते हैं हमारे कंटेनर का नेम क्या जनरेट हुआ। हमने दिया था नेम लास्ट टाइम, क्या नाम आया, उसने अपनी तरफ से कोई भी रैंडम नेम जनरेट कर दिया, sweet_wu कर दिया। जो भी उसके हाथ में कोई भी चीज़ आएगी ना, आते चढ़ेगी, वो उससे ना उसका नाम रख देगा। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर्स का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी ये एक API की सर्विस थी, तो हमने क्या किया, -नेम माई API। अब क्या इस कमांड से हम जो भी कंटेनर बनाएंगे तो वो माई API के नेम से कंटेनर क्रिएट होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया -v से क्या मुराद होती है, बेसिकली जो हमारा बाइंड माउंट है वो हमारी एक वॉल्यूम होती है। हम क्या करते हैं, अपने लोकल डायरेक्टरी जो है उसके ऊपर जो चीज़ सेव्ड है वो कंटेनर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाइंड माउंट जो है वो एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। सो इसलिए हम क्या किया, हमने -v का टैग लगाया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, %cd%। इससे क्या हो रहा है, चेंज डायरेक्टरी देखें, एक कोलन से पहले की चीज़ है और एक कॉलन के बाद की चीज़ है। कॉलन के बाद की देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, चेंज डायरेक्टरी /f/main.py, ये कहाँ पे होगा, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी की /f/main.py। तो ऐप के अंदर main.py जो है ये कंटेनर के अंदर की main.py की बात हो रही है। इतना क्लियर है। और ये कौन सी main.py है, जो हमारी सिस्टम की है। अब इसके अंदर ना विंडोज़ और लिनक्स में ना थोड़ा सा तजाद है। लिनक्स के अंदर जब आप कमांड रन कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप उसी रूट डायरेक्टरी के ऊपर कमांड रन कर रहे हैं जहाँ पे main.py पड़ी हुई है, तो आप इस तरीके से / लगा सकते हैं लिनक्स और मैक के अंदर। विंडोज़ के अंदर क्या है, या तो आप पूरा पाथ बताओ, कैसे, यूजर क्या आप यहाँ पर आओगे, यहाँ से आप पूरा पाथ पिक करोगे /main.py और इसको कॉपी करके अपनी उसके अंदर कमांड के अंदर प्रोवाइड करो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ बता सकते हो कि भाई ये जो CD और ये % है ना, ये पूरा जो स्टार्टिंग का पाथ है ना, ये खुद ही पिक कर लेगा। मुझे आगे क्या करना है, सिर्फ main.py जो अपनी अपडेटेड रखती है ना, मैंने वो बता दिया। क्लियर है। सो इसको करके देख। अब जो है हमारा कंटेनर जो है ना, हम इस कंटेनर को क्या करें, ये रहा मेरा कंटेनर, डिलीट कर दें। सर ये रिपीट कर दें % वाला रिपीट कर दें। विंडोज़ के अंदर हमें जो अपने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना होता है ना, तो पाथ डिफाइन करते हुए देखें, एक रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का तो आपको पता होगा ना। जब आप फाइल के अंदर कोई भी पाथ बता रहे होते हैं, डॉट करके जो आप // करके जो आप बता रहे होते हैं, पाथ ही कौन सा होता है, रिलेटिव पाथ होता है। उसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है, भाई आप जहाँ पर खड़े हुए हो ना, एक मिसाल है, मैं यहाँ पे किसी से पूछूं भाई कि यहाँ से PC होटल का रास्ता बता दो, तो मैं आपको किसी को बोलूँ कि यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से दरवाजे से निकलो, लेफ़्ट लो, फिर दोबारा लेफ़्ट लो, सीधे जाओ, तो उल्टे हाथ पे PC होटल आ जाएगा। ऐसे ही है। और यहाँ पर मुझसे कोई पूछे कि जो है ना भाई आप PC होटल का रास्ता बता दो, तो मैं एक काम करूँ कि जो है ना, मैं उनको बोलूँ कि भाई सदर से आप जब यूँ आएंगे ना, तो गवर्नर हाउस के सामने से आप यूँ आएंगे, यूँ निकलेंगे और ऐसे जाएंगे तो PC होटल आ जाएगा। तो मैंने 2 तरीके से रास्ता बताया किसी को। एक जो बताया गवर्नर हाउस के थ्रू बताया, क्योंकि मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और वो बंदा गवर्नर हाउस में मौजूद है। ये पाथ कौन सा होता है, रिलेटिव पाथ। अब जो ये चीज़ मैंने अल्फाज उसको बोले थे बंदे को कि यहाँ से बाहर निकलो और फिर लेफ़्ट लो, फिर दोबारा आगे जाके लेफ़्ट लो और सीधे जाओगे, उल्टे हाथ पे क्या नाम है आपके PC होटल आ जाएगा। अब यही काम
पीसी होटल जाने के लिए बंदा अपने घर से करे तो क्या वो पीसी होटल पहुंचेगा? कि घर से बाहर निकले, फिर लेफ्ट ले, फिर आगे जाके दोबारा लेफ्ट ले और आगे जाके एक्सपेक्ट करे कि उल्टे हाथ पे उसको पीसी होटल मिले, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? सो इसको कहते हैं रिलेटिव। एक जगह के रिलेटिव कोई चीज़ काम कर रही है। जैसे हम वो पोजीशन रिलेटिव यूज़ करते थे CSS के अंदर, सो वो तो हो गई रिलेटिव वाली चीज़। एक हो गई एब्सोल्यूट, जो हमने बता दी कि भाई पीसी होटल कराची के अंदर कहाँ पे एग्जिस्टेड है। आप जो मैंने बात बताई ना कि मिसाल एक जगह को एब्सोल्यूट लोकेशन कंसिडर की और वहाँ से भेजा। जैसे हमारे में क्या है, विंडोज़ के अंदर C ड्राइव जो है वो एब्सोल्यूट वहाँ से आपकी डायरेक्टरी स्टार्ट होती है, तो आपको किसी भी पाथ के ऊपर जाना है और C ड्राइव से मैं रास्ता बताऊँ आपको, तो आप हमेशा उस जगह पे पहुँचेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट पाथ। तो विंडोज़ के अंदर हमें हमेशा एब्सोल्यूट पाथ बताना पड़ता है डॉकर की बाइंड माउंट बनाते हुए। क्लियर है यहाँ तक? तो जो CD है ना, या तो मैं पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ बता दूँ, या तो मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना और वहीं भी अगर main.py रखी हुई है, ठीक है, तो मैं ये %CD% लगाऊंगा तो पूरा वो जो पीछे का जो पूरा पाथ है ना वो जनरेट करके पकड़ के लेके आ जाएगा। मुझे सिर्फ बता देना कि main.py क्या है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना वापसी। हमने कंटेनर बंद कर दिया था, अब हम कहाँ पे जाएंगे? टर्मिनल पे चलें। कमांड को कॉपी कर लें पहले। कमांड यहाँ तो उठाई, हमने यहाँ पे पेस्ट की, अपनी इमेज का टैग बता दिया, ठीक है। लेटेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट पे समझेगा कि लेटेस्ट है, ठीक है। जो हम यहाँ पर जो बार बार टैग मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर लेटेस्ट के अलावा कोई भी टैग होगा ना तो वो डॉकर क्या समझेगा कि लेटेस्ट है। अगर मेरे पास दो इमेजेस है ना, फास्ट API -agents :latest और :3.1, तो जब मैं यहाँ पर फास्ट API एजेंट्स लिखूंगा तो वो हमेशा लेटेस्ट वाली को पकड़ेगा जाके, ठीक है। अगर मेरी 3.13 है, ये वाली चीज़ें हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना टैग बताना पड़ेगा। तो बार बार जो मैं लेटेस्ट लिख रहा हूँ इसकी नीड नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत होनी चाहिए आपको लिखने की। और जब हमने अपनी डॉकर फाइल बनाई थी तो यहाँ पर टैग हमने डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता तो क्या होता, बाय डिफ़ॉल्ट पे डॉकर कौन सी इमेज को उठा के लेके आता, लेटेस्ट वाली, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपसे चलते हैं, कहाँ पे थे हम? टर्मिनल के अंदर थे, सॉरी। आप क्या करें, चलाएं, चलाते हैं। कौन सी कमांड कॉपी कर ली? ओह सॉरी। अच्छा, यही एरर आएगा आपके पास अगर आप लोग ये %CD अगर यूज़ नहीं करेंगे तो। इनिशियली मैंने इसी को ट्राई किया था। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं और फिर पेस्ट करते हैं और अब यहाँ पर रन करते हैं। कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कंटेनर रन हुआ। देर में तो हो जाता है। चल गया कंटेनर। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है तो इस वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। आप देखिए स्टेटस हमारे पास क्या आया, एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अब हम जाते हैं वापस जाकर कोई चेंज करते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है, अब हम तो सर्वर लॉग्स भी जो देख सकते हैं, हमारा जो फास्ट API का सर्वर है वो भी तो देखना है हमें कि क्या हो रहा है भाई डॉकर के कंटेनर के अंदर, उसके लॉग्स भी तो होंगे। हम क्या कर सकते हैं, डॉकर लॉग्स, कंटेनर नेम क्या था, माई API,
अच्छा, ये लॉग्स देखने की कमांड है, इसके अंदर दोनों तरीके से चल सकती है। आप कंटेनर का या तो नाम बता दें या तो उसकी आईडी बता दें। सर तो ये लाइव लॉग दिखाएगा या सिर्फ कैप्चर करके लेके आएगा? ये सिर्फ लॉग्स दिखा देगा आपके कंटेनर के। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, लिसनिंग के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, -F। अगर हम उसके साथ लगा देंगे तो वो कंटेनर के वो पहले क्या हुआ, उसने जो भी लॉग्स है लाकर दिखा दिए और वापसी टर्मिनल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ, हेल्थ का मैंने चलाया था लास्ट राउट, हेल्थ का चलाया था ना उसने, वो वहाँ तक लेके आया और उसके बाद क्या किया, बंद कर दिया, जितने भी लॉग्स हैं उठाकर मुझे दे दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तो मुझे बार बार चलाना पड़ेगा, मैं कुछ भी रन करता हूँ तो बार बार जाकर इस तरीके से कमांड चलानी पड़ेगी, मैं ये काम करना नहीं चाहता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये -F का एक फ्लैग होता है, उसको अगर हम लगाएं तो अब ये मुझे नए लॉग्स भी लाकर दिखाता रहेगा। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको लाइव लॉग्स ऑन कर लिए, लिसन कर रहे हैं। अब हम इसको, अब हम जाते हैं वो जो हमने चेंज किया था ना main.py के अंदर, अब यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं आफ्टर बाइंड माउंटिंग। ठीक है, क्लियर है? हमने और थोड़ा सा एक चेंज कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने किया ना उसके बाद शटिंग डाउन एप्लीकेशन, शटिंग डाउन कंप्लीट, फिनिश सर्वर प्रोसेस। अब क्या किया उसने, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। अब वापसी याद करें कि हमने एक -- रीलोड का एक फ्लैग लगाया था, कहाँ पे, जब हम इमेज बना रहे थे ना, स्टार्टअप कमांड के अंदर -- रीलोड का एक मैंने एक फ्लैग लगाया था, कहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो किस लिए लगाया था कि जब भी मैं कोई भी चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं, मुझे बार बार जाकर, जब आप अपना फास्ट API का सर्वर चलाते हैं UV के थ्रू और UV कॉर्म के थ्रू, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब भी चेंज करते हैं या तो फिर आप बार बार दोबारा सर्वर रीस्टार्ट करें, नहीं तो ये -- रीलोड का फ्लैग के साथ सर्वर को स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा, जो भी चेंज होगा ना तो उससे क्या होगा कि वो खुद ब खुद सर्वर को रीलोड कर लेगा। तो ये इसको मैंने इमेज में इसलिए डाला था उस वक्त, याद होगा आपको जब मैंने कहा था कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब इसके सर्वर के ऊपर हम लोग कोई काम कर रहे होंगे। तो ये अगर -- रीलोड का फ्लैग नहीं होता तो क्या करना पड़ता, फिर से इमेज बना, दोबारा से नहीं, दोबारा से कंटेनर बनाते। हाँ कंटेनर, बाइंड माउंट तो हुआ है ना, बाइंड माउंट वाली कमांड के साथ दोबारा से कंटेनर बनाते हैं। लेकिन ये जो बाइंड माउंट वाली जो चीज़ें हैं, ये चेंजिंग वाली चीज़ें, ये सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त हम यूज़ करते हैं, अदर दैन डैट हम यूज़ नहीं करते। सिंपल कंटेनर रन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर और इमेज बनती है, उसके थ्रू सब कुछ होता है। क्लियर है? अब हम जाकर देखें, रिफ्रेश करूँ इसको, मैंने कोई कंटेनर रन किया अभी दोबारा मैंने चेंज करने के बाद कोई कंटेनर रन किया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ, आफ्टर बाइंड माउंटिंग वहाँ पे जो मैंने चेंज किया था वो यहाँ पर आकर अपडेट हो चुका है, हो गया। क्लियर है? चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं वॉल्यूम्स पे, ठीक है। माहौल बनाया हुआ है, माहौल बना के बैठे खाने पीने का। आप डॉट के ना डालते हैं इसको नहीं है, हाँ, तो फिर वो यही है। अब देखना पड़ेगा, मैंने कभी किया नहीं। बाद फिर क्लास भी एंड करनी है तो वो ये कब गया भाई? दूसरे गया? करेंगे ये वाला भाई पीछे चला गया, पीछे पड़ गया। अच्छा, डॉकर कंटेनर के ऊपर अभी थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं। बेसिकली डॉकर कंटेनर जो होता है हमारा शॉर्ट लिव्ड कंटेनर होता है। ऐसे ही है कि हम उसको बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हमें स्केल, जैसे जब वो ऑटो स्केलिंग की बात हो रही थी लास्ट क्लास के अंदर, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, जैसे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड आता है तो हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर्स की तादाद क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब हमारे पास, जैसे ही हमारा ये एक मिसाल है, लोड कम होता है तो क्या करते हैं, कंटेनर की तादाद को कम कर देते हैं। अब एक मिसाल है, कंटेनर के अंदर का हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर होता है, तो जब कंटेनर बंद होगा तो वो डेटा कहाँ जाएगा,
एक मिसाल है कि एक कंटेनर है, एक एपीआई है, एपीआई के अंदर मैंने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। जब भी मैं एपीआई को कॉल करता हूँ ना, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर +1 कर लेती है। यार देखें, बातें नहीं करें, सामने ही बैठे हुए आप लोग और बात कर रहे हैं। जब हम कंटेनर के अंदर कोई भी डेटा XYZ, कंटेनर के लॉग्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, जब भी कंटेनर बंद होता है तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं। कंटेनर ख़त्म, डेटा भी ख़त्म। दैट इज़ वाई हम लोग इन कंटेनर को क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड कंटेनर्स। उसका डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक मिसाल है कि अभी तो ये हमने नॉर्मल सी एक एग्जांपल की है, अभी इसके ऊपर और बात करते हैं। एक तो चीज़ ये है कि डेटा परसिस्ट नहीं कर रहा, परसिस्टेंस का इशू आ गया ना डेटा की, कि जब आपका कंटेनर चला उसके अंदर कोई डेटा था, लेकिन कंटेनर अगर डिलीट हो गया या बंद हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया उसके अंदर, तो वो डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा आपका। अच्छा, अब दूसरा बड़ा मसला, एक मिसाल है, पहला तो परसिस्टेंस हो गया, दूसरा इशू ये है, ये एक एग्जांपल है कि हमारा वो जो कंटेनर है वो डेटाबेस का कंटेनर है। अब डेटाबेस के ना बहुत सारा लोड आया तो बहुत सारे कंटेनर हमने चला दिए। अब एक मिसाल है कि हमने स्टूडेंट्स का डेटा सेव किया हुआ है, स्टूडेंट्स के टेबल था आपके डेटाबेस के अंदर, अब रजिस्ट्रेशन चल रही है, पीछे से स्टूडेंट जो है ना दबा के अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि आप जब जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, अगर आपने पहले से ही कोई एप्लीकेशन फिल की हुई है तो वो आपको बताता है कि भाई आपने पहले से ही अप्लाई कर दिया, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फेसबुक पे जाके अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल से अकाउंट बनाएंगे तो क्या बोलेगा, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो एक मिसाल है, अगर एक कंटेनर आपने जब पहले अकाउंट बनाया था तो वो उस कंटेनर के थ्रू बनाया, आप जाकर दोबारा 1 मिनट में वापसी आ गए। अब बैड लक ये हुआ कि वो किसी और दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया उसने आपको, तो उसमें तो वो डेटा ही नहीं होगा फिर, तो हर दफ़ा ही वो अकाउंट बनाएगा। तो डेटा की परसिस्टेंस और डेटा का जो आपका ये सारी की सारी सिंक्रोनाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब डेटा की परसिस्टेंस और डेटा की सिंक्रोनाइजेशन, ये दो इश्यूज हमारे सामने ऐसे अभी हमें नज़र आ रहे हैं डॉकर को देखते हुए, उसके बिहेवियर को देखते हुए। राइट नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इन 2 चीज़ों से आप इत्तेफाक करते हैं, ये 2 इश्यूज हमारे पास हैं। अब हम उसको चला कर देखते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए अब मैंने क्या कोशिश की है कि मैंने ये जो पूरी रीडमी की फाइल है इसके अंदर मैंने पोस्टग्रेस का कंटेनर चलाया, ठीक है। अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें और हो सकती है कि मैं एप्लीकेशन के अंदर कोई लॉगर की फ़ाइल बना लूँ अपनी फास्ट एपीआई की और वो लॉग सिखाऊँ, तो उससे बेहतर यही है कि हमारे पास जो मेन जो इसकी बेस्ट एग्जांपल बनती है वॉल्यूम्स की, वो कौन बनते हैं, डेटाबेसेस। क्योंकि डेटाबेस में आप डेटा इंसर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो डेटा वहीं पर रहे, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अगर हम आएंगे ना नीचे की तरफ, तो हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, इस कमांड में स्क्रीन ऐसे शेयर नहीं होगी, इस कमांड में क्या हो रहा है, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रही है, हाँ, इस कमांड में हमारे पास क्या हो रहा है, डॉकर रन -d तक सबको पता है क्या किया, डिटैच मोड में कंटेनर को चलाने की कोशिश हुई, उसके बाद -नेम माई पोस्टग्रेस, मतलब कंटेनर का नाम बता दिया, उसके बाद -e पोस्टग्रेस पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट, ये इनलाइन इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने दे दिए। पहले कैसे दे रहे थे, env की फाइल से प्रोवाइड कर रहे थे, अब की बार हमने क्या किया, एक ही था, मैंने बोला कि हमने सोचा कि भाई हम इनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इनलाइन प्रोवाइड करने के बाद -p से क्या हुआ, पोर्ट बता दिया हमने, पोर्ट की मैपिंग हो गई। उसके बाद इमेज का नाम, उसके बाद पोस्टग्रेस की नेम से जो हमने लिखा है ये क्या है, एक इमेज है। अब जैसे ही मैं अच्छा ये इमेज कौन सी है, ये क्या मेरी इमेज है जो मैंने बिल्ड की थी या पहले से ही, हमारे पास कुछ बहुत सारी ओपन सोर्स इमेजेस डॉकर हब के ऊपर रखी हुई हैं, जहाँ से हम उन इमेज को पुल करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेनली वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इमेजेस डॉकर हब के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल हैं, जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट्स, ये यूजुअली जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उनके कोड बेसिस को हम उनकी इमेजेस को कहाँ पे पुश करेंगे, डॉकर हब पे पुश करेंगे।
हम उनको पब्लिक इमेजेस में पुश नहीं करेंगे, हमें उनको किसी ना किसी प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री, ये लिख लें, प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री में पुश करेंगे और उनको छुपा के रखेंगे। जैसे हमारे पास गिटहब के अंदर रिपोजिटरीज होती है ना, पब्लिक रिपोजिटरीज और प्राइवेट रिपोजिटरीज। जैसे प्राइवेट रिपोजिटरी का जो आपकी रिपोजिटरी होती है वो किसी को नज़र नहीं आती, वो सिर्फ आपको नज़र आती है या जिसको आपने एक्सेस दिया है, ऐसे ही है। तो डॉकर की इमेज को भी हम कि हर किसी के हाथ में नहीं पकड़ा देंगे कि भाई ये लो आप भी देख लो। क्यों नहीं बता दे, क्या इशू है? जब हम अपना कोड छुपा रहे हैं तो इमेज छुपाने की भी वजह यही है क्योंकि उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर उसका कोड रखा हुआ है। जैसे ही अगर मेरे पास किसी की भी इमेज है, इमेज में रन करूँ, इमेज को कंटेनर, इमेज से कंटेनर रन करूँगा, कंटेनर के अंदर जाऊँगा और उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है, एप्लीकेशन का कोड हमारे पास पहले से ही मौजूद है। क्लियर है? ज़रूरी नहीं है आप डॉकर हब पे प्राइवेट रिपोजिटरी क्या नाम है रजिस्ट्री बनाएं। आपके पास जितने भी क्लाउड्स हैं ना, AWS हो गया, गूगल हो गया, GCP हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, इन सब के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्री बना सकते हैं डॉकर की, तो वो कोई इशू नहीं है। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉयड है, वहीं पे डॉकर की रजिस्ट्री बना लें। जेनकिंस इसके लिए यूज़ नहीं होता, जेनकिंस तो CI/CD का टूल है, वो डिफरेंट टूल है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब एक कमांड, ये जो हमारी थी डॉकर का कौन सा कंटेनर, पोस्टग्रेस का कंटेनर, अब हमें रन करना है और उसको चला कर देखना है कि भाई हमारे पास जो ये पोस्टग्रेस का कंटेनर है ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इस कमांड को रन करती सबसे पहला काम क्या होगा, डॉकर क्या करेगा, कंटेनर के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, इमेज पुल करेगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले वो जब इमेज पुल करने से पहले क्या चीज़ करता है, इमेज पुल करने से पहले डॉकर सबसे पहले आपकी लोकल होस्ट जो मशीन है ना, होस्ट मशीन, उसके अंदर इमेज को देखता है। ठीक है, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से उस इमेज को उठाता है, चाहे वो लेटेस्ट हो, चाहे उसका कोई सा भी वर्जन हो, वो उस इमेज को वहाँ से उठाएगा जो आपने बताई और उससे कंटेनर चलाता है। अब वहाँ पर उसको नहीं मिली, फिर क्या करेगा, डॉकर की रजिस्ट्री के अंदर से उठाएगा, वहाँ से देखेगा, वहाँ से पुल करेगा फिर। ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया, पहले से ही इमेज अपनी पुल की हुई है। सो अब हमारा जो कंटेनर है वो तेज़ी से बन जाएगा। क्लियर है? सो ये वो काम है जो कि वो डॉकर करता है लाजमी। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं और अपना नया टर्मिनल खोल लेते हैं। हमने खोल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वाली अपनी जो कमांड थी हमारी, डॉकर रन -d -नेम -e से इन्वायरमेंट वेरिएबल, पोर्ट मैपिंग और इमेज का नेम, ये हमने बता दिया। अब हम इसको कंटेनर को रन करते हैं। पहले से ही एक कंटेनर हमारे पास इस नेम से, क्या मसला हुआ, जिस नेम से मैंने कंटेनर बनाने की कोशिश की तो उसने कॉन्फ्लिक्ट रेज कर दिया कि अब भाई आप कंटेनर नहीं बना सकते, ऑलरेडी देयर है। अगर किसी पोर्ट के ऊपर पहले से ही कोई डॉकर कंटेनर चल रहा है तो क्या होगा, तब भी वो हमें एक इशू जनरेट करके दे देगा कि भाई पहले से इस नेम से इस पोर्ट के ऊपर डॉकर कंटेनर चल रहा है, आप इसको दोबारा नहीं चला सकते। तो अभी हमारे केस में नेम वाला कॉन्फ्लिक्ट आया, हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करो, जान छोड़ो, इसको भी डिलीट कर दो, खाली कर देते हैं। अब हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब चला कर देखते हैं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। अब की बार हमारे पास क्या हुआ, कंटेनर चल गया और कंटेनर के अंदर हम देखते हैं कि भाई डॉकर, बल्कि हम आ जाते हैं ना डॉकर पे, ये यहाँ भी आ जाता है डॉकर हब पे। डॉकर हब पे हमें कंटेनर नज़र आ रहे हैं,
डॉकर डेस्कटॉप पे, सॉरी डॉकर डेस्कटॉप पे मुझे कंटेनर नजर आना शुरू हो गया। पहले हमने सारे कंटेनर्स डिलीट कर दिए थे। स्टेटस क्या आ रहा है कंटेनर का? रनिंग है। रनिंग कंटेनर है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने क्या किया है कि पोस्टग्रेस का एक कंटेनर मैं बना के लाया हूँ अभी जी। इमेज फुल कर है ना, कंटेनर बन गया, ठीक है। अब हमें जो है ना इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, मसला सारा ही है, ठीक है। ये जो मैंने पोस्टग्रेस का डेटाबेस बनाया का जो कंटेनर बनाया है, अब दो तरीके हैं इसके साथ कम्युनिकेट करने के, कि मैं पीजी एडमिन हम लोग यूज़ करते थे ना पहले, उसके साथ इसको कनेक्ट कर लूँ अभी। लेकिन मसला ये है कि पीजी एडमिन मेरे पास है नहीं, लेकिन हमें इसके अंदर थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करना है, और डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें डॉकर की कमांड हम रन कर सकते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए। सो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ना मैंने ये 3-4 कमांड बनाई हैं, जिसके थ्रू हम पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस है ना हमारा, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक अभी जो हमने पोस्टग्रेस का कंटेनर चलाया है ना, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं है। पहले डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज़ क्या होगी, इंसर्ट करेंगे टेबल, उसमें टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। और चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से रीड करेंगे या डेटा रीड कर सकते हैं। सो अभी हम करते हैं क्या भाई, हम इसको कॉपी किया, यहाँ पर आके हमने एग्जीक्यूट इंटर है। इसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्या इशू आया? माइनस IT शॉर्टेड क्या इशू था? 2 दफ़ा डॉकर लिखा हुआ था। चल गया। हमारे पास क्या लिखा हुआ आया, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अभी ना डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा इंसर्ट करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। सो अगर ये आपको कमांड समझ में नहीं आ रही है, ज़रूरत नहीं है आपको ये समझने की। मैं सिर्फ एक बिहेवियर समझा रहा हूँ वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम का बिहेवियर क्या होता है। उससे पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई अभी क्या कंटेनर जब बंद होगा तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी, ठीक है। अभी ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैंने किया, ये भी हो गया। अभी कंटेनर में कितनी चीज़ें, कितना डेटा हमारे पास रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर? अली, सारा, अहमद, ये 3 नेम्स का हमने एक टेबल बना दिया था स्टूडेंट का, उसके अंदर 3 स्टूडेंट हमने इंसर्ट कर दिए। कौन सा? अली, सारा और अहमद, ये 3 हमने स्टूडेंट्स उसके अंदर ऐड कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी अगर मैं अभी देखें, ये तो हमारा पोस्टग्रेस का डेटाबेस का कंटेनर है ना। अगर मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं आऊँ, इसको मैं कर दूँ डिलीट, ठीक है। तो क्या होगा अभी, और दोबारा अगर यहाँ पर कंटेनर बनाऊँ, CLS किया मैंने यहाँ पे आगे वही वाली अपनी पुरानी कमांड चलानी है। कौन सी? डॉकर रन -d -- नेम, और ये वाली पुरानी कमांड जिससे हमने कंटेनर बनाया था। क्लियर है? मैंने ये रन कर दिया। अब जाकर इसके अंदर देखें, वही वाली कमांड रन कर दिया। कौन सी वाली कमांड? ये जो लास्ट कमांड थी ना हमारी इसके अंदर फाइल के अंदर, जिसके थ्रू हमने वो वेरीफाई वाली, कौन सी? नहीं, ये नहीं, ये वाली कमांड, जिससे हम डेटा स्टूडेंट्स का देख रहे थे। पहले हम इसको चलाते हैं। क्या इशू आया? ऑलरेडी इन यूज। सर वो कंटेनर पहले बना हुआ था, कंटेनर बना हुआ था, कंटेनर को हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। पहले मैंने फिर लग रहा है वो फास्ट एपीआई का कंटेनर
सो यहाँ पर हमने कंटेनर रन कर लिया। कंटेनर रन करने के बाद हमने ये वाली कमांड रन की, ठीक है। इससे उसने अभी हमें क्या एरर दिया इसने, डेटाबेस स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारा जो डेटा था सारा का सारा वो लॉस हो गया, कंटेनर चला और बंद हो गया। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि कंटेनर अभी तो मैंने डायरेक्टली डिलीट कर दिया, अगर कंटेनर रीस्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? कंटेनर रीस्टार्ट भी तो हो सकता है तो दोबारा इसके अंदर डेटा डालें, इसके अंदर हम दोबारा से जो है ना सारा डेटा इंसर्ट करते हैं। डिलीट करने पे तो हमें कंफर्म हो गया ना कि भाई डेटा चले जाता है, रीस्टार्ट करने में देखिए, इंसर्ट करने पे भी देखते हैं अब। ये भी ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अभी दोबारा से वही सारा का सारा डेटा इंसर्ट कर लिया। डॉकर के कंटेनर को रीस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है? डॉकर रीस्टार्ट ही होती है, डॉकर रीस्टार्ट, आगे कंटेनर टेस्ट माय पोस्टग्रेस, आईडी दे दें। टाइम तो कम है यार, 20 मिनट ही है। उसने क्या किया, मेरे कंटेनर को रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद देखें 5 सेकंड तक वो आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ कब से चल रहा है। अब देखें इसके अंदर डेटा है मेरा कि नहीं। अभी तो मैंने कंटेनर को डिलीट नहीं किया, पहले तो मैंने डिलीट करके नया कंटेनर बना दिया था, ऐसे ही था। अब देखें, अब उसके पास डेटा है, तो मतलब कंटेनर अगर डिलीट हो जाएगा, नया बनेगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर पहले से ही डेटा हो और हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। बट हमारा जो ये सिनेरियो है कि भाई अगर डिलीट हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कि जो सारा का सारा डेटा है ना, इसको कंटेनर के अंदर नहीं रखते हम ना, अपने सर्वर के ऊपर एक वॉल्यूम्स का एक कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम्स बनाते हैं। वॉल्यूम्स में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ना मैप करके रखते हैं। जैसे अभी हमने बाइंड माउंट किया था ना, हमने क्या किया था, अपनी लोकल डायरेक्टरी के साथ अपने कंटेनर की एक डायरेक्टरी को क्या किया था, बाइंड कर दिया था कि इसमें जो भी चेंज हो वो कंटेनर के अंदर सिंक हो जाए। वैसे ही अगर कंटेनर के अंदर जाके कोई चेंज कर दिया जाता तो वो हमारी डायरेक्टरी की जो फाइल है उसके अंदर भी आ जाता, चेंज हो जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पोस्टग्रेस का डेटाबेस है, वो जो डेटा सेव कर रहा है कंटेनर के अंदर जिस जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं, हमें उसके साथ अपनी लोकल डायरेक्टरी को बाइंड करना पड़ेगा ताकि वो डेटा लॉस ना हो। और अगर हम कंटेनर को डिलीट भी कर दें, रीस्टार्ट कर लें, कुछ भी कर लें, डॉकर उड़ा दें सिस्टम से, डॉकर तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन जो भी सारी चीज़ें कर कर आगे हम दोबारा जाकर नया कंटेनर भी स्टार्ट करें ना, तो डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा एक पहला मसला सॉल्व हो गया। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि जब मल्टीपल, क्योंकि अब हम ये आप लोग ये देखें कि जो डेटा था हमारा वो हमने एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर दिया। अब क्या हो रहा है, सारे डॉकर कंटेनर ना डेटा एक ही जगह पे रख रहे हैं और वहीं से ही पढ़ रहे हैं। तो अब 10 कंटेनर भी होंगे ना तो डेटा सबके अंदर लेवल्ड रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी के पास कोई डेटा था, कोई डेटा मिसिंग रह गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास ये वाले इश्यूज फिर ख़त्म नहीं होंगे। करके देख लें और आ जाए नीचे। हमारे पास यहाँ पे विदा वॉल्यूम की जो कमांड है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये कमांड आ रही है लिखी हुई। क्या है भाई स्टार्ट के अंदर डॉकर रन -d, सेम हो गया, माइनस माइनस नेम, इस वाली रो में क्या कर रहे हैं आप लोग, माइनस नेम तक सेम है जैसे हमने पहले किया था। फिर हमने क्या बताया, कंटेनर का नेम बता दिया कि जो कंटेनर का नेम मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है, -e करके हमने वही इनलाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, पोर्ट की मैपिंग की जैसे हमने पहले की थी। उसके बाद जो आपको याद होगा बाइंड माउंट वाला जो केस सीन था, उसमें भी हमने कुछ इसी तरह का काम किया था, ठीक है। बाइंड माउंट के वक्त भी हमने कुछ इसी तरह का सीन किया था। बट अब क्या हुआ है कि हमारे पास कोलन से पहले हमने क्या भाई बताया, पोस्टग्रेस हाइफन डेटा, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा वॉल्यूम का नेम है, क्लियर है। अब वॉल्यूम के नेम के अंदर क्या होता है कि भाई अब वॉल्यूम के अंदर डॉकर क्या करता है, डॉकर को जैसे ये नेम दिखेगा ना, डॉकर जाकर सिस्टम में चेक करेगा कोई वॉल्यूम है इस नाम से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बना देगा, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर शायद कोई ना कोई वॉल्यूम पहले से ही रखी हुई हो यहाँ पे इस नाम से, देखिए पोस्टग्रेस डेटा के नाम से है। क्यों है, क्योंकि मैंने बनाई थी। और main.py के नाम से भी है, क्यों है, क्योंकि हमने बनाई थी। तो हम ये पोस्टग्रेस डेटा है ना, सिर्फ इसको डिलीट कर देते हैं। सो जैसे ही हमने ये किया, कॉलन के बाद कहाँ का पाथ लिखा हुआ है, हमने ये देखा था कॉलन से पहले जो होता है वो कौन सा पाथ होता है, सिस्टम का वॉल्यूम हो गया आपका, जो कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर वॉल्यूम बना हुआ है। आप कंटेनर के अंदर भी तो कहीं ना कहीं पे करोगे ना। तो पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस जो है, वो जो अपना डेटा का जहाँ पर सेव करता है ना, वो उसका पाथ है /var/lib/postgresql। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये पोस्टग्रेस करता है ये वाला काम। तो उसने हमें बता दिया मैं अपना डेटा डॉकर के कंटेनर में इस जगह के ऊपर सेव करूँगा। तो हमने उसको बता दिया कि भाई वहाँ पर जो भी डेटा हो ना, वो हमारे पास ले आना, और हमारे पास जो भी डेटा हो वहाँ ले जाना। क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने क्या बताया, हमने लास्ट में क्या बताया, अपनी इमेज का नाम। तो हम पहले जो हमने कंटेनर चलाया था उसको अब वापसी क्या करते हैं, हमने कर दिया इसको डिलीट करने के बाद अब हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू वॉल्यूम के साथ एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के साथ हमने क्या किया, एक अब कंटेनर बनाना है। सेम कमांड कॉपी की, यहाँ पर पेस्ट की, कंटेनर आईडी मुझे मिली और कंटेनर मेरा बन गया। अभी यहाँ पे अगर आके मैं डॉकर पीएस करूँ तो कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया। कंटेनर का नाम क्या है, माई पोस्टग्रेस, ठीक है। कंटेनर का नाम क्या है, माई पोस्टग्रेस, और यहाँ पर कंटेनर हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दोबारा से लास्ट टाइम एक दफ़ा दोबारा अगेन हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट कर देते हैं इस डेटाबेस में, ताकि हम बाद में फिर कंटेनर को डिलीट करके और दोबारा स्टार्ट करके देख सकें। डेटाबेस बन गया, यहाँ पे एक टेबल बना दी हमने। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये डेटा इंसर्ट कर दिया, और डेटा चेक करने के लिए हमने क्या किया, डेटा हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया। अच्छा, जब हमने कंटेनर स्टार्ट किया था उससे पहले हमने वॉल्यूम जो पहले से उस नाम से था मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब हम डॉकर हब के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर कि क्या हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, किस नाम से, पोस्टग्रेस डेटा। सो डॉकर ने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको एक वॉल्यूम का नाम बताया तो वॉल्यूम का नेम देके उसने पहले जाकर मेरे सिस्टम में देखा क्या इस नाम से वॉल्यूम है, नहीं था, उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसने क्रिएट कर दिया। अब जब उसने क्रिएट कर दिया और मैंने जब इसके ऊपर डेटा इंसर्ट कर दिया है, तो इंसर्ट करने के बाद अगर अब मैं कोई कंटेनर डिलीट कर देता हूँ ये वाला, तो क्या इशू, क्या हमारे पास डेटा लॉस का इशू होगा। सो हम यहाँ पर आते हैं, पोस्टग्रेस कंटेनर को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। डॉकर पीएस लिखता हूँ, कोई कंटेनर आ रहे हैं,
हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं आ रहा। अब अगर हम जाकर दोबारा सेम अगर अपनी उसको बाइंड करते हुए वॉल्यूम को बनाते हैं कंटेनर, ये वही वाला कंटेनर है ना, वही वाली हमारे पास वॉल्यूम है ना, ये जो पहले थी पोस्टग्रेस डेटा के नाम से जब मैंने पहले कंटेनर बनाया था, ऐसे ही है। और कंटेनर डिलीट करने से क्या वॉल्यूम डिलीट होगी? तो जैसे ही हम यहाँ पर आकर वॉल्यूम देख रहे हैं, हमारी वॉल्यूम हमारे पास वैसी की वैसी यहाँ पर मौजूद है पोस्टग्रेस डेटा के नेम से, ठीक है। और उसमें डेटा कितना है? 46.4 MB डेटा, मतलब इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। अब अगर मैं इसके ऊपर कंटेनर आके दोबारा बनाता हूँ तो अब इस कंटेनर के अंदर डेटा अगर चेक किया जाए तो क्या इसके अंदर डेटा होगा? इसके अंदर सिंपल सी कौन सी कमांड लिखी हुई है SQL की? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये तो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा ना पोस्टग्रेस वगैरह, जब आप ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे थे। तो अब हमने इसके अंदर इस कंटेनर में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर चेक करता हूँ तो मेरे पास डेटा पहले से ही मौजूद है, मतलब अब हमारा जो डेटा है वो परसिस्ट कर रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। तो अब हमें बार बार क्या नाम है इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं जो है जैसे हमारा कंटेनर डिलीट हुआ तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। हमने वॉल्यूम बना दिया, वॉल्यूम के अंदर डेटा सेव कर दिया और अब हमारा डेटा वहाँ पर सेव रहेगा। अब चाहे कंटेनर क्रैश हो जाए, चाहे कंटेनर स्टॉप हो जाए, चाहे कंटेनर डिलीट हो जाए, जो डेटा था वो वॉल्यूम के अंदर आ गया और उस डेटा का एक्सेस अदर कंटेनर्स के पास भी है और जो नया कंटेनर बनेगा उसके पास भी। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन का इशू भी हमारा ख़त्म हो गया और डेटा परसिस्टेंस का इशू जो था हमारा वो भी ख़त्म हो गया। क्या चीज़? किस चीज़ को? रेप्लिका नहीं कहेंगे। मेनली क्या होता है कि एक डेटा है ना, डेटा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। आपने किसी चीज़ के अंदर था, वहाँ से लाकर आपने सेव नहीं किया। आपका जो लैपटॉप है, अभी लैपटॉप के अंदर कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक मिसाल है कि कंटेनर की जगह आपकी कोई फाइल थी और वो रैम के अंदर स्टोर हुई हुई है, हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर नहीं हुई हुई। अगर जो भी डेटा रैम के अंदर होता है, कंप्यूटर जैसे ही रीस्टार्ट होगा रैम ख़त्म और वो डेटा रैम का उड़ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन का जैसे डेटा होता है, जैसे कि आप कोई पाइथन का फंक्शन चलाते हैं, वो जो कैलकुलेशन करता है वो सारी रैम के अंदर होती है। जैसे ही वो फंक्शन बंद होता है वो डेटा सारा डिलीट हो जाता है। अगर वो कैलकुलेशन का डेटा भी हमें चाहिए तो रन टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा किसी ना किसी फाइल के अंदर। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग कोई कि हम आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक्सेल की फाइल के अंदर हमने कुछ राइट करा लिया कैलकुलेट करते हुए सारी चीज़ें, वो हम लोग उस वक्त कर रहे होते हैं। अब जब हमारे रिजल्ट से वो कंटेनर के अंदर तो पहुंच रहे हैं, जैसे एक मिसाल है 3 टियर आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम सोचें तो पहले टियर के ऊपर क्या है? फ्रंट एंड, दूसरे टियर पे और थर्ड टियर के ऊपर डेटाबेस। फर्स्ट टियर जो फ्रंट एंड है उसने डेटा भेजा किसको? बैक एंड ने क्या किया? उसको प्रोसेस करने के बाद क्या किया? थर्ड टियर को भेजा डेटाबेस के अंदर। और अब जो बैक एंड है वो ये समझ रहे डेटा सेव हो गया, बट डेटा सेव नहीं हुआ, डेटा पोस्टग्रेस को मिल गया, ठीक है। और पोस्टग्रेस ने क्या किया? अब वॉल्यूम के अंदर जाकर सेव कर दिया, सही है। तो ये जो वॉल्यूम है ना हमारी वजह से, गूगल ड्राइव भी जो है ना आपका, वो कहीं ना कहीं उसका भी एक कोई ना कोई वॉल्यूम बना हुआ होगा। अब जितने भी लोग जहाँ पर जाकर उसके अंदर कुछ करते हैं तो वो सारा का सारा डेटा आपका वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट समझ में आ गए। कमांड्स याद करने में टाइम लगेगा, कमांड फ़ौरन के फ़ौरन याद नहीं होती, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम लोग आगे चल के ना आगे चल के क्या आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए डॉकर की एक स्किल बनाएं, स्पेक्टेड को वो प्रोवाइड करें और उसके थ्रू काम कराएं कि भाई इसकी जो है आप मुझे डॉकर इमेज जनरेट करके दो और कंटेनर चलाओ, इमेज क्या नाम है, इमेज को बिल्ड करो, बाइंड माउंट बनाओ, वॉल्यूम बनाओ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो हैं वो करवाएं उससे। अच्छा, अब क्या है हमारे पास
अभी हमारे पास है ना 13 मिनट है, 12 मिनट। लोग अभी सही जा बाइंड माउंट और वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस ये है कि जो है ना बाइंड माउंट आप जो कर रहे हैं ना, आप किसी ना किसी फाइल को या डायरेक्टरी जो है ना आपकी एप्लीकेशन की जो रनिंग वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसको बाइंड कर रहे होते हैं बाइंड माउंट के अंदर। और वॉल्यूम के अंदर आप डेटा का जो बाइंड था ना वो किया था आपने जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डॉकर कंपोज फाइल पढ़ी, फाइल के अंदर सारी चीज़ें देखी हमने प्रॉपरली। 4 टाइप ऑफ स्टेजेस थे जो हमने देख लिए कि भाई 4 चीज़ें जो कोई भी अगर खुद से भी डॉकर कंपोज की फाइल बना रहे तो उसको ये 4 काम करने हैं, उसके बाद उसकी फ़ाइल बन जाएगी, उसको कोई भी इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उससे इमेज बिल्ड की, इमेज बिल्ड करने के बाद हमने क्या देखा? उससे कंटेनर चलाया, कंटेनर चलाने के बाद क्या देखा हमने? बाइंड माउंट किया कंटेनर को डेवलपमेंट करते हुए, ताकि हमें आसानी हो ना कि हम बार बार कोई इमेज थोड़ी बिल्ड करेंगे या बार बार ये सारे काम थोड़ी करेंगे। तो हमने एक ही दफ़ा वो सारे के सारे काम करके रख लिए। अब आगे क्या किया हमने? उसके बाद वॉल्यूम्स देख लिए कि भाई कंटेनर के अंदर जो भी डेटा होता है वो परसिस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वॉल्यूम। बातें नहीं करें यार। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट एक चीज़ बची हुई है डॉकर के अंदर, वो हमारी है क्या चीज़? अब देख रहे हैं आप बार बार जो है ना हमने क्या करना पड़ रहा है कि मैं जाता हूँ कंटेनर चलाने के लिए कमांड लिखता हूँ, ठीक है। अब एक मिसाल है, मेरी एप्लीकेशन में 50 सर्विस हैं। सो आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर 50 सर्विस को एक साथ चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 50 कंटेनर चलाने के लिए 50 दफ़ा कमांड चलाऊंगा जाके डॉकर कंपोज -d, डॉकर -d, डॉकर -d, डॉकर -d करके सारी 50 की 50 सर्विसेज से मैं 50 इमेज से 50 कंटेनर चलाऊँ पोर्ट वगैरह भी बार बार और बार बार पोर्ट लिख रहा हूँ। उसके अंदर गलती का भी चांस है। एक मिसाल है मुझे तो सारी चीज़ें याद हैं, अब कोई और बंदा है कोई उसको नहीं याद, या लिखते हुए कोई गलती हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है कि 50 सर्विसें या 5 सर्विसें भी खुद से चलाना, गलती हो सकती है। सो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज की हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम सारी की सारी स्पेसिफिकेशन उसको बताते हैं डॉकर कंपोज को, और डॉकर कंपोज हमारे कंटेनर खुद ही रन कर देगा, ठीक है। और उसके अंदर हम सब कुछ बता सकते हैं। उसकी फ़ाइल हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, तो इसको हम देख लेते हैं। डॉकर कंपोज की फ़ाइल किस फॉर्मेट में होती है? डॉकर -compose.yml का हमारे पास एक्सटेंशन होता है। जैसे डॉकर फाइल जो हमने बनाई थी उसके अंदर कोई भी हमारे पास एक्सटेंशन मौजूद नहीं थी, हमारे पास इसके अंदर एक्सटेंशन मौजूद है। सबसे ऊपर जो हम क्या चीज़ डिफ़ाइन करते हैं? सर्विसेज का हमने लगाया और हमने क्या आगे लगा दी कॉलन, और उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज डिफ़ाइन शुरू की। ये API कहाँ से आया? नहीं, ये API जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई? फहाद API भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर मैं जैसे बात कर रहा था ना, अभी 10 सर्विसेज भी हो सकती हैं, बट राइट नाउ मेरे पास एक है, तो मैंने इसके अंदर लिख दी, ठीक है। जो API की सर्विस है उसको बिल्ड करना है मैंने। यहाँ पर मैंने क्या करा है? इसको फहाद API के नाम से एक सर्विस यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी। अब इसके अंदर फहाद फ्रंट एंड भी हो सकता है, फहाद डेटाबेस भी हो सकता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद हमने क्या किया? सर्विस डिफ़ाइन कर दी। सर्विस डिफ़ाइन के अंदर हमने अब बिल्ड प्रोसेस बताया है कि भाई हमने डॉकर फाइल तो बनाई हुई है अपने उसके अंदर। सो अब हमने उसको बिल्ड प्रोसेस क्या बताया कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट वो जगह होती है जहाँ पे आपका कोड अवेलेबल होता है। तो हमारा कोड कहाँ पर अवेलेबल है? करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डॉट से उसको डिनोट करवा दिया। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया भाई? डॉकर फाइल पूछी उसने, मैंने उसको क्या किया? डॉकर फाइल भी बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया? कंटेनर का नेम बता दिया, ऐसे ही है। उसके बाद मैंने क्या किया?
पोर्ट बता दिए। ये सारे काम हम अभी ना हम करते हुए आए हैं। जो हम कंटेनर्स चला रहे थे ना उसके अंदर कमांड के अंदर बार बार वो जो आगे चला रहे थे वो काम हम सारे करके आए हैं। ये अब हम जो है यहाँ पर एक फ़ाइल बना रहे हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर रहे हैं। पोर्ट के बाद हमने क्या चीज़ बता दी, ENV फाइल हमारे पास किस नेम से है, और अगर आपके पास किसी और नेम से भी है तो वो भी आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बता दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर मैं फाइल के थ्रू देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से दे दूँगा, और अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया। अच्छा, अब याद करें ये जो वॉल्यूम था ये कौन सा वाला वॉल्यूम था, जो हम ये तो API की सर्विस बता रहे हैं ना, इसके अंदर ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि हमने डेवलपमेंट के लिए बनाया था main.py का, कि जब भी हम कोई चेंज करें तो हमारे कंटेनर के अंदर चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम भी बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या बता दिया, इसको रीस्टार्ट की पॉलिसी बता दी कि आपको कंटेनर को कब रीस्टार्ट करना है। तो हमने इसको क्या बताया, अनलेस स्टॉप, जब तक कंटेनर स्टॉप नहीं होगा ये रीस्टार्ट नहीं करेगा। इसके थ्रू कंटेनर बनाने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जैसे ही कंटेनर अगर खुदा ना खास्ता उसके पास प्रोसेस था, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि कंटेनर के पास कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए उसको अलाइव रहने के लिए, लेकिन व्हाट इफ कंटेनर हमने चलाया और कोई करप्ट डेटा आने की वजह से सर्वर जो है हमारा क्रैश हो गया कंटेनर के अंदर, कंटेनर स्टॉप हो गया। तो अब हमें दोबारा जाकर कंटेनर खुद से चलाना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास रीस्टार्ट पॉलिसी की वजह से कि कंटेनर जैसे ही क्रैश होगा ना ये दोबारा चला देगा। सो डॉकर कंपोज का हमारे पास ये फ़ायदा है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है कि भाई वो हेल्थ चेक की पॉलिसी है, ये आप डिफ़ाइन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसके अंदर सिंपल सा क्या होता है कि बार बार वो ना कंटेनर को चेक करता रहेगा रीस्टार्ट करने के लिए कि हाँ भाई जैसे ही उसने एक चीज़ को हिट किया, जैसे हम एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हेल्थ का हमने राउट बनाया था, वो बाकायदा उसको राउट को कॉल करके चेक करेगा रिस्पांस आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है तो मतलब कंटेनर चल रहा है। अगर उसको जैसे ही रिस्पांस नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, वो नया कंटेनर चला देगा। इमेज तो उसके पास है और उसके अंदर हमने इंटरवल बता दिया कि भाई 30 सेकंड हो, टाइम आउट 10 सेकंड हो। अगर आपने किसी के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी है 10 सेकंड तक अगर आपके पास रिस्पांस नहीं आए तो आपने अपने जो भी काम करना है वो कर देना है। ठीक है, जो भी आपको उसके हिसाब से जो भी आपका डिसीजन हो वो आप ले लो। तो उस चीज़ को टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट वो टाइम होता है आपने कोई API कॉल की, अब आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो जो बीच का टाइम है ना उसको कहते हैं टाइम आउट। और उसकी आप हमेशा एक लिमिट लगाते हो 10 सेकंड कि भाई टाइम आउट लिमिट क्या है 10 सेकंड 20 सेकंड, इस तरीके से सारी वो चीज़ें डिफाइंड होती हैं। रीट्राइज क्या है कि भाई जब आप ये देख रहे हो ना एक दफ़ा फेल हुआ, दूसरी दफ़ा भी करोगे, तीसरी दफ़ा भी करोगे, 3 दफ़ा जब हो गया आपका फेल, मतलब अब रीट्राई पॉलिसी भी आपकी पूरी हो गई, अब आप नया कंटेनर चला दो। और स्टार्ट पीरियड 10 सेकेंड बता दिया हमने, सारी चीज़ें उसके अंदर बताते हुए। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा, अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाता हूँ, सॉरी इमेजेस डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इमेजेस मैंने सारी डिलीट कर दी, इसको भी उड़ा दो। अच्छा, इन यूज़ कंटेनर चल रहा है लेकिन ये हमारे से रिलेट नहीं करता। आप मुझे पता है सिर्फ क्या कमांड चलानी है, मैंने सिर्फ कोड क्लोन करना है। डॉकर कंपोज की फाइल उसके अंदर पहले से ही रखी हुई होगी, और क्या करना है, डॉकर कंपोज अब अगर मैं यहाँ पर -e लगा दूंगा वो डिटैच मोड में खोल देगा, और नहीं लगाते तो क्या करेगा वो, जैसे हमने कंटेनर में देखा ना वो लिसन करवा रहा था मुझे, तो सारे कंटेनर्स को यहाँ पर लिसन करवाना शुरू कर देगा। सो अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहला काम, पहले उसने चेक किया इमेज है नहीं है, इमेज बिल्ड कर दी उसने, और उसके बाद क्या किया, कंटेनर चला दिया। ठीक है, कंटेनर यहाँ पर चल रहा है। अब हम अगर देखते हैं कि भाई हमारा कंटेनर चला, तो यहाँ पर हमारे पास हेल्थ का राउट बनाया था हमने यहाँ पर आकर देखा हमारा कंटेनर चल पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ कंटेनर के अंदर
ये जो फास्ट एपीआई वाला कंटेनर है ना, अब इसके अंदर हमें लिखा हुआ है 101, ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम आते हैं दोबारा यहाँ पर डॉकर कंपोज, अब -d करते हैं, एंटर किया मैंने, उसने अब की बार उसके बाद इमेज पहले से ही मौजूद थी तो उसने बिल्ड की, नहीं बिल्ड की, उसने डायरेक्ट कंटेनर बना दिया। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं कंटेनर आ गया वापसी। तो ये इतना इजी हो जाता है। सो आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हो, सारी की सारी सर्विसेज को इसके अंदर लिस्ट डाउन करते हो। हमने अपनी यहाँ पर कौन सी की है, हमने सिर्फ एपीआई की सर्विस बनाई है यहाँ पे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर लो। कैसे, सेम ही प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा, सेम होगा। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक टैब प्रेस किया आपने, यहाँ पर आके समझ लें अब आप ना अपनी दूसरी सर्विस बना रहे हैं, ठीक है। फहाद एपीआई के ऊपर वो दे रहा है फहाद फ्रंट एंड। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी जो आपकी वो हैं सर्विसेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है आपके पास उनका कोड होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी कोई फ्रंट एंड की सर्विस का कोड है नहीं, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पर अभी कोई दूसरी सर्विस ऐड नहीं कर रहा। 1 मिनट है अभी भी नहीं हुआ। ठीक है। सो कंपोज की फ़ाइल की तरह हम अपनी इस तरीके से हमारी जो कंपोज की फ़ाइल है वो यूज़ होती है। आप लोगों ने घर जाके क्या करना है, अभी यहाँ पर मैंने जितने भी डॉकर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिलीवर करती हैं। आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो भी कमांड्स आपको नज़र आती हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ये जो कोड है आज की तारीख का, इसके अंदर मैंने जो फाइल अपनी सेटअप की हुई है वो मैं इस फेमिना को दे दूँगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।